रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हम खिलजियों की सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं और खिलजियों को जो राज चल रहा है वो 1290 से 1320 के अराउंड चल रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये डायनेस्टी है ये शॉर्टेस्ट पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर शॉर्टेस्ट पीरियड वाली डायनेस्टी है। देखो शायद मैंने पिछली क्लास में गलती से ऐसा बोल दिया होगा कि सैयद वालों को शॉर्टेस्ट बोल दिया होगा, वो शॉर्टेस्ट नहीं है ना। तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, तो शॉर्टेस्ट जो है वो खिलजी डायनेस्टी है, सैयद नहीं है ना। सैयद थोड़ा सा लंबा करके गए थे राज, लेकिन ये जो डायनेस्टी है छोटी होने के बावजूद भी इतने बड़े काम करके गई है एक बंदे की वजह से, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और कहने में देखिए कि आपको लगेगा कि भैया ये आदमी तो बहुत अजीब हरकतें कर रहा है ना, लेकिन फिर भी टैलेंटेड आदमी है और इसने जो है पूरे का पूरा आप देखिए कि एरिया में एक संगठित एम्पायर बना के इसको पता है कि भैया खेलना कैसे है ना। ये अलग लेवल का आदमी है, इसके साथ तो भैया पंगे लेना अपने आप में एक चैलेंज वाली बात है। ये तो भाई साहब ऐसा इंसान है कि पिछला सारा इतिहास ही जलवा देता है, बोलता है कि अगर इतिहास में कोई आगे बढ़ेगा तो ये पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे बड़ा राजा था ना, तो पिछले सारे इतिहास को भी जलवा देगा। तो ये आपको समझना है कि बलबन जो है, बलबन की डेथ हो रही है और वहां पे आगे क्या चल रहा है वो तो अभी मैं बताऊंगा, बट मैप में एक आइडिया ले लेते हैं हम कि आप देखिए ये सारा एरिया बलबन संभाले हुए था, लेकिन वहां पे जब भी आप देखो कि इन्वेजन हो रही है या राजा मर रहा है तो बहुत सारे जो है ऐसे चीजें होती हैं कि वो अपने आप को लग कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं। अब यहाँ पे ही आप देखिएगा कि बहुत सारा खेल जो है किसी का बलबन का ही कमांडर करने वाला है। अब बलबन का कमांडर कौन है वो हमें समझना है। यहाँ पे देखो बलबन का जो बलबन के बाद गद्दी पे बैठ रहा है वो है ककुआबाद। आप देखिए कि ये है मुइजुद्दीन ककुआबाद, ठीक है, यानी कि लास्ट अगर इलबारी डायनेस्टी का रूलर अगर मैं बोलूं तो ये ककुआबाद है। और ये जब गद्दी पे बैठता है तो उतना एबल रूलर नहीं है, कुछ ही समय के लिए एक तरह से गद्दी पे बैठ रहा है। लेकिन आप देखो कि बलबन का ही एक सेनापति मान लीजिए या एक नोबल मान लीजिए कौन होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना। फिरोज खिलजी है शुरू में, तो इसका नाम जलालुद्दीन तो बाद में है। तो फिरोज खिलजी जो है इसका बलबन का मैं कह रहा हूं ना, तो बलबन का एक जनरल है और वहां पे सब कुछ देख रहा है। वो भी जैसे बलबन देख रहा था अपने टाइम में ऐसे ये भी देख रहा है सब कुछ क्या मामला चल रहा है। और ये जो है ना ये क्योंकि नोबल होता है तो ककुआबाद जो है इस पे काफी विश्वास भी कर लेता है और उसमें जो है एक टाइटल भी देता है फिरोज खिलजी को, जिसमें क्या टाइटल देता है, शाइस्ता खान का टाइटल देता है। अगर कोई पेपर में पूछ ले तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, एक दिन इसका जो है दिमाग खराब हो जाता है, इसे लगता है कि ये जो बैठा है ककुआबाद ये कोई खास है नहीं है, ऐसा करता हूं इसका काम तमाम कर देता हूं। और आप देखिए गद्दी पे बैठना मतलब कि खून का खेल है पूरे का पूरा है ना, वो हमें समझना है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है ठीक है, आप एक बार मेरे को बता दीजिए। अभी मैंने सबका बोल दिया, सबकी एक्टिव हो रही है, कोई दो चार लोग रह गए तो उनका हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए ना। सबका हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व, टेंशन मत लो उस चीज की। और मैं कल मोस्ट प्रोबेबली या परसों तक एक नंबर आप लोग को एलोकेट कर दूंगा, जितनी भी क्वेरी रहेंगी वो बंदा पूरा दिन बैठेगा आपके काम के लिए। मैंने सब हल कर दिया पिछले 2-3 दिन में, एक प्रॉपर बंदा बैठा दिया है जो सारा दिन केवल यही काम करेगा कि तुम्हारी दुख तकलीफ सुनेगा है ना। और भी तुम्हें कोई घर की समस्या होगी तो उससे बातचीत करते रहना, टेंशन मत लो। तुम्हारे सारे दुखों का निवारण मैंने कर दिया है, उस बंदे को ट्रेन कर दिया है। तो उसका नंबर इसलिए नहीं दे रहा था कि एक बार उसको ट्रेन कर दूं, तो अब जो है 1-2 दिन के अंदर उसका नंबर भी दे दूंगा। जिस बच्चे की कोई क्वेरी रहेगी उसको सारे प्रॉपर रिप्लाई भी आएंगे, हर चीज होगी। अब आप देखिए कि ये जो है एक दिन इसका दिमाग खिसकता है और ये जो है ककुआबाद को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाता है दोस्त, है ना। अब यहां से देखो कि नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, खिलजी डायनेस्टी की। और आप देखो कि इसी टाइम पे बलबन की सल्तनत इसीलिए वीक पड़ी कि उधर से जो है मंगोल आक्रमण कर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ कोई भी एबल रूलर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और जीतने के बाद पूरी पूरी किंगडम को एक तरह से या फिर उसको मारने के बाद ककू को ये जो है किलोखरी में बैठता है, यानी कि किलोखरी के पूरे पूरा सिंहासन पे खुद बैठ जाता है। जो किसने बनवाया था, ककू ने बनवाया था, याकू याद नहीं, ककू यही है, ककूबाद वाला है ना। अब आप देखिए कि इसके टाइम पीरियड में एक खास चीज हुई थी, ये पता नहीं भैया अलग ही उदारवादी आदमी था। आप देखो कि बलबन जो है वो लोह नीति अपना रहा है, रक्त और लोह की नीति है ना, ब्लड एंड आयरन की, या तो सर झुकेंगे आगे वाली, और बहुत खौफ क्रिएट कर रहा है कि उस हिसाब से वो शासन कर पाए। लेकिन ये आदमी जो है इसको आप उदारवादी बोल सकते हैं, ये यानी कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहा जनता को। बलबन तो भैया ऐसा है कि तुमने गलती कर दी तो तुम मारे जाओगे ना, सीधा हाथ काट देगा, तुम्हारा पैर काट देगा। लेकिन ये आदमी थोड़ा उदारवादी है कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं तुम्हें लुटाता हूं खजाना, तुम मजे मारो, है ना, ज्यादा परेशानी नहीं है। जिसको फांसी देनी है उसको भी 10 साल की सजा दे देगा, चलो कोई बात नहीं है ना, हो जाती है गलती। और इसी के टाइम में देखिए कि 4000 मंगोल जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, यानी ये जो छोटी आंख वाली चिंके होते हैं ये इस्लामिक हो गए थे, ये आपको समझना है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है आप देखो कि ये जो नए बंदे बनते हैं, नए मुस्लिम्स बनते हैं, इनको बोल दिया जाता है एक नई ब्रीड, यानी कि न्यू मुस्लिम्स इनको कहते हैं, यानी कि रियल तो नहीं है, बाद में बनने एक तरह से तो न्यू मुस्लिम्स इनको कह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो है अपने ही भतीजे को अलाउद्दीन को जो है गवर्नर नियुक्त करता है। कारा, कारा कौन सी जगह है आज की डेट में, अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है ना, प्रयागराज, तो वो जो जगह है आज की डेट में आप इसको कारा समझ सकते हैं। तो कारा जो है वहां पे अपने नेफ्यू को, भतीजे को जो है अपॉइंट कर देता है वहां का गवर्नर, और यही अल खिलजी आगे सब पूरे पूरे समीकरण जो भारत के अंदर बदल देगा, आपको ध्यान रखना है। अब ये बुढ़ऊ देखिए कि ये 70 साल की उम्र का है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी जवान लौंडा है, ये 70 साल का है, इसको पता नहीं क्या जवानी का जोश चढ़ गया, इसको क्या कौन से हरम चलाने थे यहाँ पे कि ये भाई साहब 70 साल की उम्र में राजा बनना चाह रहा है, इसकी हसरतें खत्म नहीं हो रही है अभी, है ना। भाई कोई वीडियो और पुराने वाली जो है वो पब्लिक नहीं होगी, अननेसेसरी चीजें मत कीजिए, आप पेड कोर्स में जाइए, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं सारी चीजें, 10 बार सेम बातों को आप रिपीट करेंगे तो कोई सेंस नहीं बैठता है। आप स्पैम मत कीजिए, अगर कोई भी बच्चा स्पैम कर रहा है मैं इसको हटा देता हूं यार, नहीं होगा भाई, नहीं होगा अभी, समझो इस चीज को। उसके लिए आप जाइए पेड कोर्स के अंदर, खुद समझ में आ जाएगा। अब कोई भी स्पैम मत करो, क्या कह रहे हैं ये, अभी स्पैम मत करो, आर्यन मत करो स्पैम, मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं। फिर अननेसेसरी का एक और भी बंद किया है, फिर दूसरा भी स्पैमर ऐसे ही हो जाएगा। अब आप देखिए कि खिलजियों का पूरा जो वंश है, अगर हमें वो देखना तो वो आप समझते हैं जैसे ये एक तुगलक खान है, कौन है, खलीसा ऑफ मालवा हो गया, जलालुद्दीन हो गया और मसूद हो गया। अब यही जो जलालुद्दीन है ये फिर एक तरह समझ लीजिए ये 1290 से 1296 के बीच में राज करेगा। अब आप देखो कि इसका जो बेटा रुकनुद्दीन है और ये यहाँ पे इसका जो है पूरा वंश खत्म हो जाता है। अब ये रुकनुद्दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि इल्तुतमिश वाला तो था, है ना। और यहाँ देखिए कि दूसरा जो इसका तुगलक का बेटा है मसूद, उसका बेटा है अलाउद्दीन। अब ये एक तरह से अच्छा भतीजा हो गया, यहाँ से आप इस चीज समझ सकते हो। तो यहाँ इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, वालों के तो आप सीधा क्योंकि अलाउद्दीन राजा बनेगा तो अलाउद्दीन के बच्चों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन के बच्चे कौन कौन से वो हम समझ लेते हैं। एक तो खिजर खान, एक युद्ध के बाद जो खिजराबाद जो है इसी के नाम से अलाउद्दीन एस्टैब्लिश करेगा, ध्यान रखना, इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, मतलब इसके बारे में बताऊंगा बाद में। और एक है शाइबुद्दीन और एक है कुतुबुद्दीन मुबारक। अब ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक है इसको एक बंदा टॉर्चर करेगा, हजार दिनारी नाम का, मलिक गफूर नाम का। तो ये और ये जो है दो मेन कैरेक्टर है, इन दोनों के ही बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो आप भूल मत जाना। फिर आगे इसी का जो बेटा है ये हो जाएगा नासिरुद्दीन खुसरो। अब आप देखिए कि फाउंडर बता ही दिया है और 70 में वो बैठा है और 6 साल तक राज करके जा रहा है। अब आप देखिए कि ये जो कोई खास पनिशमेंट नहीं देता, ये मैंने रिटर्न में लिख दिया था कि आपको याद रहे, क्योंकि मैं जो मौखिक रूप में बोल रहा हूं वो यहाँ पे लिखित में रहेगी तो आपको चीजें याद रहेंगी। और किलोखरी को अपनी कैपिटल बना रहा है और खुद को जो है क्लियंसी जलालुद्दीन ऐसे करके अपने जो जब कर ऐसे और अपने ही अपने को कारा और टाइटल भी दिया, कौन सा दिया, मीर उल तुजुक नाम का टाइटल उसको दे दिया, है ना। तो ये रहा ना चाचा जान की ऐसी की तैसी फिरेगा ये अभी, टेंशन मत लो, अभी चाचा जान पे तो आएंगे अभी। चलो तो अब देखिए कि यहाँ पे ये अपने टाइम में क्या क्या करता है चाचा जान, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ये रिवोल्ट जो है मलिक छज्जू का, उसको रिवोल्ट को सप्रेस करता है, जो कि होता है नेफ्यू ऑफ बलबन, है ना। तो बलबन के बाद जो है कई लोग उठ जाते हैं कि भैया हम बैठेंगे, हम है वारिस, हम है वारिस, है ना। वो जो बुढ़ा लुढ़कता है तो उसके बाद कई लोग आ जाते हैं ना प्रॉपर्टी बटोरने के लिए, तो वैसे ही है। तो ये भी एक मलिक छज्जू है, तो उसको इसने जो सप्रेस किया। फिर एक सिद्धि मौला नाम का व्यक्ति है जो कई रिबेलियस चीफ्स को जो है इसके अगेंस्ट भड़का रहा था, उसको इसने सेट किया, अच्छा भाई तू नहीं मानेगा तो तेरी ऐसी की तैसी। और इसके अलावा देखो कि इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन, उसका असली नाम क्या है, अली गुशास्प है। तो अब ये जो अली गुशास्प है इसको ये कहां पे भेजता है, मालवा के रीजन में भेजता है, यानी भीलसा के अंदर भेजता है। वहां पे जो विरोध होता है, विद्रोह होता है इसके अगेंस्ट, उसको ठंडा करने के लिए। और अलाउद्दीन को बोलता है कि भैया जाओ और अपना एक कारनामा दिखाओ। तो ये 1292 एडी में जो है मालवा पे पहली बार अलाउद्दीन आक्रमण करता है। लेकिन इस टाइम पे आप समझना कि अलाउद्दीन अभी भी नहीं
बैठा, यानी राजा अलाउद्दीन नहीं है, सुल्तान नहीं है वो, सुल्तान जो है वो फिरोज खिलजी ही है। तो अगर कोई पूछ ही ले कि अलाउद्दीन अपना जो है पहला बैटल कब जाता है, तो मेन बैटल अगर मालवा की तरफ, मालवा, ठीक है, तो 1292 AD में जाता है, लेकिन तब वो राजा नहीं था, बाद में फिर से जाएगा, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब राजा नहीं था तब भी जाता है, और जब राजा बन जाएगा तब जाएगा, तो दोनों में डर है, दोनों तरीके से आएंगे। इसके बाद जो है इसकी सेकंड वॉयज जो होती है वो देवगिरी पे होती है। अब पेपर में जो है हमेशा यही पूछा जाता है। एक्चुअली में क्या है कि जो अलाउद्दीन है बहुत ही एम्बिशियस है, और ये इतना सकपकाऊ आदमी है कि भैया ये इसके पास आता है जलालुद्दीन के पास और बोलता है कि भैया मैं ऐसा करता हूं, साउथ की तरफ कैंपेन करता हूं, हम नॉर्थ में क्यों रहे चाचा जान, हम साउथ में भी एक्सपेंड करते हैं, आप देखो कितने बड़े राजा बन जाओगे, मैं वहां से वेल्थ लूट के लेके आता हूं, है ना, और देखो कितना धन होगा अपने पास, अलग ही शान शौकत होगी, आपके पास अभी एक हरम है, मैं आपके लिए एक और हरम बनवा दूंगा, वहां पे भी जनान खाना बनवा दूंगा, आपके पास अभी एक जकूजी है, आपको एक और जकूजी बनवा दूंगा, वहां लेटे रहना चाचा जान, ठीक है, आप टेंशन मत लो, अभी आपका भतीजा लेके आएगा आपके लिए बहुत सारा माल। तो अब वो माल लेने के लिए क्या हो गया भाई, इनको क्यों रो पीट रहे हैं? अरे बोल तो दिया भाई, एक ही चीज को बार-बार कितनी बार बुलवाओगे यार, शुरू में बोल दिया क्या बदतमीज आदमी है ये, एक बार समझा दिया, नहीं समझते हैं, लो भाई तुम्हें अगले 24 घंटे के लिए ही शांत कर देते हैं। और कौन-कौन है भैया ये जो बंदे ब्रेक कर रहे हैं ना, नहीं अभी सबको एक बार हटा देता हूं, पेंटिंग दिखते हैं मेन बच्चों के, और कौन है ये नहीं हट रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि मेन बच्चों के कभी भी कमेंट ऐसे दिखेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। भाई बोल दिया है, सबका कर दिया है, नहीं हटेंगे। एक बार ये चाहते हैं कि मैं सारा दिन सारी क्लास के अंदर यही सब बकवास करता रहूं और कुछ नहीं करूं, है ना, डाल रहा हूं, बोल नहीं हटेंगे, अभी सब कुछ कर रहा हूं, अभी बोल दिया था कि अभी जो है काम करवा के पूरी लिस्ट डाली, चेक करो टेलीग्राम पे, और अभी और डलवा के बाद इसके बाद जाके फिर वहीं पे अपनी ऐसी तैसी कराऊंगा, बट नहीं पढ़ना नहीं है इनको, सारा दिन बस मजे मारने हैं, उल जुल बात करनी है, कोई भी बदतमीजी यहां पे स्पैम करे तो वो पे ब्लॉक हो जाएगा। चलो अब आप देखिए कि सारा फ्लो खराब हो जाता है, और पेपर में देखिए तुम्हें बस उल जुल बातों की ज्यादा पड़ी है, ये नहीं कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, है ना, सबका कर रहे हैं, बस उल जुल चीजों में अपना टाइम करोगे दूर, थोड़ा सा भी समय दुनिया के अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रह गया है कि मैंने जब बोल दिया कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं तो कर रहा हूं ना भाई, शांति तो रखो थोड़ी सी। अब आप देखिए यहाँ पे कि सुल्तान के पास जाता है और बोलता है कि मैं बहुत सारी वेल्थ लेके आऊंगा, साउथ से मेरे को जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। ये भैया अलग ही फील्ड में चल रहा है, सोचता है कि हाँ यार ये तो मेरा भतीजा बहुत बढ़िया बोल रहा है, ऐसा कर, चल फिर अली गुशास जा तू साउथ के अंदर जा लूट पाट कर। अब ये भाई साहब कहां पहुंच जाते हैं, देवगिरी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो पेपर में बोलेगा कि फर्स्ट साउथ कैंपेन के बारे में अगर पूछ ले तो वो कहां इसने की है, वो आप ध्यान रखिएगा, कहां की है, देवगिरी पे किया है। सबसे पहला हमला अलाउद्दीन ने, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, और तो आप बोलेंगे अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहली बार हिम्मत दिखाई। आप देखो कि अभी जो है साउथ के नाम देते हैं तो पूरे का पूरा हिंदू शासक बैठे हुए, लेकिन वहां कोई भी सेंट्रलाइज पावर नहीं है। और यहां देखिए कि अलाउद्दीन का इतना बड़ा सपना हो रहा है पूरा कि आप देखो कि पूरा भारत है, और भारत के अंदर ऊपर तो कब्जा कर ही चुके हैं भाई साहब, और नीचे कोई भी बंदा है ही नहीं इनको रोकने के लिए, यानी कि यहां पे आप देखो कि मुस्लिम्स जो है एंटर कर चुके हैं, इस्लाम जो है नीचे भी एंटर कर चुका है, और यहां पे कोई भी हिंदू शासक नहीं है कि भैया जो उसको रोक पाए, है ना, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, ये नहीं कि कोई भी सब मिलकर सेंट्रलाइज पावर बना ले, कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति यहां पे नहीं है कि इतने मंदबुद्धि हैं नीचे बैठे हुए सब कि इतना तो कॉमन सेंस होती है कि भाई सब अगर मिल जाए और एक अगर सेंट्रलाइज पावर बन जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। अगर यूएस को ही देखें आज तो सब स्टेट्स को इंडिपेंडेंट है ना, सब जुड़ी हैं एक साथ, तो वो यूएस बना है। आज कनाडा को भी वो बोल रहे हैं कि भैया हमारे साथ जुड़ जाओ, तो वैसे ही करके यहां भी अगर एक सेंट्रलाइज पावर हो जाती तो अलाउद्दीन की हिम्मत नहीं पड़ती कि ऊपर से नीचे की तरफ जा पाए, है ना, वो वहीं के बन के रह जाता। इसको बढ़िया पुराने वाले रूलर थे यार, है ना, जो एंशिएंट में हमने बढ़िया बढ़िया रूलर देखे, गुजर प्रतिहार देखे, राष्ट्रकूट देखे, चोला देखे, वो कहीं बेहतर थे। ये तो इतने लज्जू मंजू है कि भैया इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया ऊपर जो है तुम्हारा पूरा कल्चर नष्ट हो जाएगा ना, ये नहीं समझ में आएगा। अब क्या है कि अभी कल मैं कोई लड़के ने बोला कि सर आप ना मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बोलते हो। भाई इस्लाम को ठीक करने का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, इस्लाम में भी बहुत कमियां हैं, मैं तो साफ बोलता हूं। अब कल मैंने जो है मौलवियों के बारे में बोल दिया, तो अब किसी को बुरा लगे तो लगे है, उसमें क्या है, मेरी अपनी ओपिनियन मैं बता सकता हूं, आपकी अपनी ओपिनियन आप अपने पास रखिए ना। तो किसी दूसरे धर्म को ठीक करने का ठेका थोड़ी मेरे पास, मेरे को अपने धर्म में जहां पे मैं रहा हूं वो ठीक कर सकते हैं, है ना। तो आप कोई भी आपको कुत्ता चाहिए होता है, आप वैदिक कल्चर में चले जाइएगा, ऋग्वेद के अंदर चले जाइएगा, आपको मैक्सिमम उत्तर आपके मिल जाएंगे, है ना। तो आप जो आलतू फालतू की बातें आप सोचते हैं तो उसका कोई इलाज है नहीं, ऋग्वेद काल में चले जाएगा, तो वहां से काफी सारे उत्तर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, वहां से ले जाकर थोड़ी सी प्रेरणा। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ के ये लोग क्या कर रहे हैं। अब कोई उठ के आ जाएगा बोलेगा मेरे राजा को ऐसे बोल दिया, तो तुम्हारा राजा कर क्या रहा है ये भी तो देख लो भाई, है ना। तो बिल्कुल भी बचा नहीं पा रहे हैं, और आप देखिए कि ये आदमी यहाँ आ रहा है अलाउद्दीन, और दे दनादन इतना कहर इसने मचाया, जितने घर थे जितनी औरतें थी इसके बंदों ने सब दुष्कर्म यहाँ पे किए और इतनी लूटपाट की कि इतना सारा ये धन लेके गया है, मजे में जा रहे हैं यहाँ से वापस, है ना, और मजे में जा रहा है, और वापस से जाके कारा में बैठ गया, जाके कारा में बैठ गया। अब ये जो कारा में जब बैठता है तो वहां पे अपने चाचा जान को बोलते हैं चाचा जान मैं आपके लिए सारा कुछ ले आया हूं, उधर चाचा जान जो है वहां पे दूसरी जगह पे बैठे उनको बोलते हैं अब आ जाओ आप, है ना, आ जाओ और यहाँ से जितना भी मैं धन लेके आऊं आप ले जाओ। चाचा जान अलग लेवल में, बुढ़ऊ तू क्या करेगा 70 साल की उम्र में तेरे पैसे को ऊपर लेके जन्नत में है इतने सारे पैसे, क्या करेगा उस पैसे का। लेकिन नहीं भाई बुढ़ऊ पहुंच गया वहां पे, कितना लालच चल रहा है इसका, इसको क्या लालच पड़ रहा है बुढ़ऊ को, है ना। तो बुढ़ऊ वहां पहुंच गया और वहां पे जो है इसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है अली गुरशास ने कि भैया ये बुढ़े को इतना कुछ मैंने जीत के दे दिया, इसका पूरा का पूरा मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, अब मेरे करियर का टाइम है तो बुढ़ा मेरे को दे ही नहीं रहा है राज सिंहासन, अब ये पता नहीं अगर 100 साल तक बैठा रहा तो भैया होगा क्या। तो ये अलग एम्बिशियस में चल रहा है अली गुरशास, और वो चाह रहा है कि भैया इस जलालुद्दीन को तो मैं हटाऊं पहले। तो वो इस जलालुद्दीन को धोखे से मार देता है, मूवी में आपने देखा होगा ना, वो शुतुरमुर्ग वाला सीन देखा होगा, जो करके घोप देता है और उसके बाद चाचा जान वहीं पे समाप्त हो जाते हैं, और जो उसकी बेटी होती है उससे शादी कर लेता है, ठीक है। मलिका जहां जो है, हालांकि इसकी दो बीवियां हैं और एक गुलाम भी है जो इसकी बीवी ही है, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी मजा आएगा आपको सुनकर। बट कुल मिला के बात ये है कि मलिका जहां से जो है शादी कर लेता है, वो भी बहुत खफा होती है कि ये क्या कर दिया, लेकिन ना अब तो जो होना था सो हो गया। तो कुल मिला के आप देखिए कि यहाँ पे सारा का सारा तख्ता जो है पलट जाता है, ठीक है भाई। अच्छा ये भी मैं साथ ही साथ बता देता हूँ कि जब ऐसा तख्ता पलटता है, अब ये कहाँ पे कारा में है, ठीक है, कहाँ पे है कारा में, एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया वो, ये देखो कहाँ बताइए। आप देखिए कि जो जलालुद्दीन है वो कहाँ पे बैठता था, किलोखरी में, और वहीं पे ये किसका कमांड कहाँ पे बैठता था, ये जो है ये कारा में, ठीक है, किलोखरी और ये कारा में। अब आप देखिए कि जब ये भाई साहब ये पॉलिटिशियन तो है, ये बहुत तेज दिमाग है, एम्बिशियस है। अब देखो कि जब इसने सोचा कि अब मैं जो है किलोखरी की तरफ घुसता हूं, है ना, दिल्ली की तरफ घुसता हूं, दिल्ली वाले एरिया में, और वहां पे जाके जो है शासन करूंगा। अब यहां क्या होता है, इसकी जो बीवी होती है ना, वो अपने बेटे को क्या करती है, गद्दी पे बिठा देती है, गद्दी पे बिठा दिया कि अब जो है ऑब्वियसली बात है राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा वाला कैरेक्टर चल रहा है। अब जब गद्दी पे बिठा दिया और ये वहां से जो है इस तरफ आ रहा है अभी दिल्ली की तरफ, अब ऐसा भी हो सकता था कि भैया इसके साथ बहुत दुश्मनी हो जाए, इसकी ऐसी फिर क्योंकि वहां भी सेना बहुत है ना, ऐसा थोड़ी कि वहां पे खाली है। अब चाचा जान तो उस हिसाब से सेना नहीं लेके आए थे, थोड़ी पता था कि युद्ध होने वाला है, तो चाचा जान को तो लुटा दिया, लेकिन अब इनको नहीं लुटा पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो भाई साहब ये अलग लेवल का आदमी चल रहा है, जितने पैसे लूट के लेके आया था ना, रास्ते में जब ये पूरे दरवाजों के पास पहुंचता है यहाँ पे अलाउद्दीन भाई दोनों हाथों से सोने और चांदी को यूं यूं फेंक रहा है लोगों के सामने, ये लो भाई ये लो, यानी कि पूरा इसको जनता इसके ऊपर कुछ कह ही ना पाए, जनता इसी के साथ हो जाए, इतने पैसे फेंके इसने क्योंकि लूट के लेके आ रखा था, लूट का माल जैसे मर्जी उड़ाई है, यूं नोट उड़ाओ, शादियों में देखा यूं करके नोट वहां लड़कियां नाचती और ऊपर से नोट उड़ा रहे लोग, है ना, हराम की कमाई। तो वही वाली बात है, हराम की कमाई लुटा रहा है, इसको कोई क्या टेंशन है, और लूट लेगा कहीं जाके। तो इस तरीके से भाई इसने खूब अपना खजाना जितना लूट के आया था उसको फैलाया लोगों के बीच में। अब सब लोग जो है इसकी साइड पे, और जो नोबल्स भी वहां पे उनको भी दे रहे हैं, लो भाई तुम भी मौज लूटो, है ना, अपने नोबल्स को भी खूब पैसे दिया करता था ये, यानी कि अब इसने इस हिसाब से गेम पलटा, क्योंकि पॉलिटिशियन दिमाग भाई इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, तो पूरी गेम पलट के साथ में रख दी। और जब वहां पे पहुंचा तो इन लोगों को पता लगा कि भैया अब हमारा तो भैया खैर नहीं है, ये यहां से रफू चक्कर लेते हैं लाहौर वाली साइड में, तो ये यहां से निकल लेते हैं और यहां पे कौन आके बैठ जाता है, ये भाई साहब यहां पे दिव्या के बैठ जाते हैं, समझिए। तो इस तरीके से पूरा पूरा खेल रचा जाता है कि कैसे ये अलाउद्दीन जो है बैठता है। क्या बोल रहा है ये, ठीक है क्या हो गया इनको,
खाली बली हो गया है दिल, ठीक है ठीक है ठीक है, उस टाइम का अंबानी था। अभी तो देखना ही क्या करेगा, ठीक है अभी देखना ही क्या करेगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, अभी तो शुरू ही हुआ खेल। और ये मैंने बता दिया था आपको, मंगोल इन्वेस्टमेंट बहुत होता है फिरोज में, हालांकि बहुत सारे मंगोल जो है कन्वर्ट भी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। सुनाम एरिया है ना पंजाब के अंदर है, संगरूर हो गया, सुनाम हो गया, बुढ़लाडा हो गया, अगर किसी को पता होता है ना, थोड़ा सा मानसा के आसपास के एरिया, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको तो ये जो है सुनाम के अंदर जो मंगोल का इन्वेजन हो रहा था 1292 एडी में, वो भी किसी टाइम में हो रहा है, जलालुद्दीन के टाइम में ही हो रहा है। मलिक सज्जू का मैंने आपको बता दिया है, अलाउद्दीन को कारक गवर्नर बनाता है, ये मैंने बता दिया, और इसी का सन इन लॉ बन जाता है, ये है ना कैसे बन जाता है, उसी की लड़की से शादी कर लेता है, ये सब हो गया है, और ट्रीचरी से जो है जलालुद्दीन को मरवा देता है। ये कहानी अब जलालुद्दीन की हो गई खत्म, यहाँ पे ये हिंदी में भी लिख दिया है। अब आप देखिए गद्दी पे कौन बैठ गया है, अलाउद्दीन खिलजी है ना, खिलजियों का परचम बुलंद रहे, अब खेल बदलेगा यहाँ पे। ये आदमी इतना टैलेंटेड है, क्या क्या करेगा ना, आप देखो कि इसी से इंस्पायर रहेगा आगे तक का पूरा पूरा एरिया, अकबर भी इससे इंस्पायर रहेगा, ऐसा हाल है इसका, है ना। ये आएगा थोड़े से समय के लिए, है ना, केवल 16-17 साल के अंदर ये लौंडा इतना कुछ कर देगा ना कि इसके एम्पायर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर, और बहुत बहुत तगड़ा इसने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया। आप देखो कि कभी भी कुछ ऊपर जाएगी ना तो एक सॉलिड सिस्टम क्रिएट करने की वजह से जाएगी, अगर वो सिस्टम किसी ने बढ़िया कर दिया तो वो उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है, इसने वही किया। अभी इसके बारे में पूरी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब देखो कि इसने अपने आप को सबसे बड़ा टाइटल दिया था, वो दिया था अलेक्जेंडर सेकंड या सिकंदर सानी, यानी सिकंदर जैसा। उसका कारण ये है कि इसने जो है 8 युद्ध बहुत बड़े-बड़े लड़े और 8 के 8 जीत गया, और लगभग आप देखिए साउथ को भी अपने अंडर कर लिया, नॉर्थ को भी अपने अंडर कर लिया, दिल्ली भी अपने अंडर है, उधर जो है लाहौर वाला एरिया है वो भी अपने अंडर है, सब अपने अंडर है। यानी आप समझो कि अखंड भारत जिसकी हम बात करते हैं, ये भाई ने सबसे पहले शुरू कर दिया अखंड भारत निर्णय करना, आप समझो ये अलग ही चल रहा है। हां, पर यहां पे रिलीजन बदल गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देखिए कि यामीन उल खिलाफत, असीर अमीर उल मोमिन, ये सारी जो इसके टाइटल है, 8 बैटल जीता है, अलेक्जेंडर सेकंड का नाम है। लेकिन आप देखिए और मजेदार बात बता दूं कि जो बाजीराव था ना वो 3 बैटल जीता था, तो हालांकि उसको तो ऐसा कोई टाइटल मिला नहीं है, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। और हमारे यहां पे देखिए कि लोग जो है इन्हीं को हीरो बनाएंगे, अब क्या कर सकते हैं जो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टैलेंटेड नहीं था, टैलेंटेड होना एक अलग बात है और बहुत बढ़िया इंसान होना एक अलग बात है, जरूरी नहीं कि दोनों चीजें ओवरलैप करें। तो इसके बारे में मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ही बढ़िया शानदार इंसान था, वो तो दिख ही रहा है कि कितना शानदार था, है ना। तो यहाँ पे रियल नेम होगा अली गुशास, वाइफ जो मेन वाली है वो है मलिका जहां, ठीक है। और इसने जो है अपॉइंट किया था अमीर तुजुक, अमीर तुजुक होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी, और एक किया था आरिज़े मुमालिक, ये है मिनिस्टर ऑफ लॉ। तो ये जो है अपॉइंट किया गया था बाय जलालुद्दीन खिलजी, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने एक तरह से आप समझिए कि इसका गवर्नर ही था, तो इसको ये दो काम दे रखे थे कि सेरेमनीज को हैंडल करना और जो है लॉ को हैंडल करना इसी के हाथ में था। और एक इसने लैंड मैनेजमेंट की यूनिट जो बिस्वा सिस्टम चलाया था, अगर कोई पूछ तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखो कि जो एक्चुअली में जो खिलजी आए हैं ना, मैं आपको सच बात बताऊं तो पहले बलबन क्या हो रहा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, सारा खेल ऐसे चल रहा था, क्योंकि आपको नेपोटिज्म चल रहा था कि जो रॉयल ब्लड वाले लोग हैं ना वही एक के बाद एक जो है यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन खिलजियों ने आके ये भटोड़ा, इन्होंने हम मैन है, हम सबके साथ हैं, हम किसी के साथ भी जाति वगैरह वाला जो है वो नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, और ये एकदम से उभर के सामने आते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इल्तुतमिश ने जब शुरू किया था, इक्का सिस्टम शुरू किया था। इक्का सिस्टम में क्या होता था कि जो जैसे मान लो कि कोई बंदा उसने क्या कोई मेन आर्मी वाला बंदा अपने साथ रखा, तो उसके पास बहुत सारी छोटी सी सेना है ना, तो ये क्या करेगा उसको जमीन का टुकड़ा दे देगा। लेकिन ये इसने जो है ना ये वाला सारा सिस्टम इक्का वाला खत्म कर दिया, जमीन जो मिलेगी सीधा सैलरी मिलेगी, इसने सैलरी पे सोल्जर्स को रखा था। अभी मैं बहुत बड़ी बात इसकी बताऊंगा कि इसने क्या क्या किया था। अगर आप पूरी दिल्ली सल्तनत को देखेंगे तो एक तरफ है पूरी दिल्ली सल्तनत और एक तरफ है पूरा पूरा अलाउद्दीन, यहीं से पेपर में सवाल भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो ग्रेटेस्ट रूलर पूरी की पूरी अंडर खिलजी सल्तनत का अगर बोलेंगे तो दिल्ली सल्तनत का बोलेंगे तो यही है, ठीक है। और खिलजियों का भी यही है, दो ही तो रहते खिलजी में, यही में तो यही दो हैं। इसके बाद देखिए कि जो मुस्लिम रूल है उसको पूरा साउथ तक एक्सपेंड करने का काम भी इसी ने किया है, और साउथ में मैक्सिमम ये जिसको भेजेगा वो भेजेगा 1000 दिनारी को, ये है 1000 दिनारी। अभी तो इसकी बात मैं करूंगा, अभी मजे आपको आने वाले हैं। और इसके अलावा मेन और देख लीजिए तो मार मुर दिया वो हो गया, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखिए कि जो अलाउद्दीन की भी डेथ हो रही है ना उसके पीछे यही 1000 दिनारी है ना, मलिक कफूर इसको बहुत प्रेम किया करता था और ये इसको धीरे-धीरे पॉइजन देता रहता है, और कहीं ना कहीं एट द एंड जाके अलाउद्दीन की जो है डेथ हो जाती है। तो कुल मिला के अभी ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है अलाउद्दीन के बारे में, तो बात करूंगा बहुत डिटेल में, ये तो एक ओवरव्यू पूरा मैंने समझा दिया। एक और बेगम है मारू, मलिक जहां और मारू, ठीक है। ये हिंदी में लिख दिया। आइए अब इस फोटो की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। वो कर की बात करूंगा मैं, बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी सी बात बताऊंगा। पद्मावती की भी बात करेंगे, पद्मावत की भी बात करेंगे, और पद्मावत के बारे में मैं बता दूं कि आप समझिए कि पद्मावत जो सच में ही ऐसा हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने पद्मावत नोवेल लिख दी है, मलिक मोहम्मद जैसी ने शायद लिखी है, तो सब लोग मानने लगे उसको, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी किसी भी इतिहासकार ने नहीं बोली है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कहीं भी किसी इतिहासकार ने ऐसा नहीं बोला कि ऐसा हुआ ही था। चलिए एनीवेज उसमें नहीं घुसते, फिर लोग रोने पीटने लग जाते हैं कि अरे कंट्रोवर्सी वाली बात कर दिया, अरे माजा कैसे बोल दिया, हमारी रानी कैसे बोल दिया, और रो कितना बुरा हाल कर देते, रात को तकिए के लिए कर देते हैं लोग। अब इधर देखो, वो तो तकिए के लिए कर देते हैं, यहाँ अलग मामला चल रहा है। पहले मैं इसके बारे में मलिक कफूर के बारे में बताता हूं कि आइटम क्या है। आप देखो कि ये जो है तो ये गुलाम ही है, इसका असली नाम है हिंदू है, इसका नाम है मलिक मनी, ठीक है। हमें इसको मलिक कफूर कहने लग जाते थे। अब देखो अलाउद्दीन का एक जनरल होता है नुसरत खान, जो कि गुजरात में जब है गुजरात को जीतने जाता है, हर जगह अलाउद्दीन खुद नहीं जा रहा है, अपने जनरल्स को भेज रहा है। लेकिन आप देखो कि उसके पीछे अलाउद्दीन का बहुत बड़ा हाथ है कि वो जनरल जीत रहे हैं। वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों वो जनरल्स जीत रहे हैं, है ना। बहुत टैलेंटेड इंसान है इसीलिए मैंने बोला, है ना। लेकिन अच्छा इंसान है ये मैंने कहीं नहीं बोला। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो है नुसरत जब जाता है गुजरात के कॉन्क्वेस्ट में, तो वहां पे जो है इसको ये मलिक कफूर जो मिल जाता है, तो ये खरीद लेता है इसको, एक तरह से इसको ठीक लगता है तो उसको गुलाम बना लेता है, खरीद लेता है। अब जब ये वापस आता है और बादशाह से मिलता है और जीता तो होता ही है ना, तो अल्टीमेटली ये बादशाह को गिफ्ट देता है मलिक कफूर। और आप देखो कि अलाउद्दीन को मलिक कफूर को देखते ही ऐसा लगता है, दिल में धक धक हो रही थी, है ना। ऐसा लग रहा था कि इसी का इंतजार कर रहा है, चल मारू तू उधर जा, मलिका जहां तू उधर जा, आ जा मलिक कफूर तू आ जा पहले मेरे पास, है ना। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अंदर से क्या धक धक इसका कर रहा है कि मलिक कफूर जब तक नहीं आएगा तब तक तो मेरी उतरेगी नहीं, ऐसा इसका चल रहा है सिस्टम, है ना। तो देखते ही भैया इंप्रेस हो गया उससे, पता नहीं पीछे से कहीं से गुलाब का फूल निकाल के उसको दे दिया। तो व्हाटएवर इज द रीजन, बट ऐसा कुछ किससे कहानियां बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना। मैं कुछ नहीं बोलता किसी के बारे में, इनके बारे में बोलो, इनके लोग दुखी हो जाते हैं, इधर वालों के बारे में बोलो, इधर दुखी हो जाते हैं। मैं तो जो मन करता हूं बोलता हूं, मैं मौज मस्ती से पढ़ाने वाला इंसान हूं, है ना। ज्यादा आपको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। कोई राजा किसी का ना था, सीधी बात है, ठीक है। ज्यादा सबने शोषण किया है नॉर्मल लोगों का, और तुम नॉर्मल लोग ही हो, तुम्हारा आज भी शोषण ही हो रहा है, चाहे मोदी हो चाहे राहुल हो, हर कोई तुम्हारा काटने ही वाला है, तुम जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है। तो ये भी वही हाल है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ऐसे किससे कहानियां हैं कि ये भाई जो है ना अलाउद्दीन जो है इसको जो है लड़कियों में इंटरेस्ट अचानक से कम हो जाता है। हालांकि इसके 3-3 लौंडे हैं, आप देखिए 2-2 औरतें हैं, 2-3 लौंडे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियों में इंटरेस्ट कम हो रहा था। अब ये कम हो रहा था तो किसमें बढ़ रहा था, लौंडों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लौंडा भी नहीं हो तो मलिक कफूर के बारे में ये बोला जाता है हिजड़ा है ये, बट व्हाटएवर इज द रीजन, तो इसका जो इंटरेस्ट अलग लेवल में, इसने सोचा बादशाह है भाई, बादशाह अलग शौक है, शौक के आगे तो ये सारी दुनिया नतमस्तक है, बादशाह चाहे तो कुछ कर ले। उधर देखो महाराजा पटियाला को बड़ा फनी हुआ, पंजाब का एक किस्सा, पंजाब के एक राजा हुआ महाराजा पटियाला। आप देखो कि ये जो अपना कौन से हैं गाड़ी वाले, मर्सिडीज वाले, मेरे ख्याल से मर्सिडीज नहीं, रोल्स रॉयस या मर्सिडीज वाला, रोल्स रॉयस का है मेरे ख्याल से, जहां से वो किस्सा है कि रोल्स रॉयस वालों ने भैया उसको रोल्स रॉयस नहीं दी थी, तो उसके बाद उसने क्या किया, इतने पैसे भेजे वहां पे और 50 रोल्स रॉयस मंगाई और उनको कटवाया और उनमें कूड़ा भरवा के डेली, जैसे पता है कूड़े वाली गाड़ी आती है, रोल्स रॉयस में कूड़े भर के जा रहे डेली, ऐसा हाल भी किया बादशाह ने। तो ये अलग लेवल का चल रहा है थोड़ा सा, है ना। इसने सोचा कि बहुत हो गया लड़कियों के साथ, तो अब मजा ना आ रहा है, अब कुछ नया किया जाए। तो नए में क्या किया जाए, तो सोचा कि हिजड़े के साथ ही कर दिया जाए, है ना। तो इसने क्या सोचा कि इसके साथ प्रेम प्रसंग, अब डेली जो है आप इसको एक तरह से यही बोल सकते हैं मलिक कफूर को कि ये इसका काम कम और तवायफ ज्यादा बन गया था, है ना। और धीरे-धीरे जो है फुल लुत्फ देता था उसको, पता नहीं करता भी क्या होगा क्या नहीं करता होगा, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। बट एनीवेज अगर यहां पे लौंडे हंस रहे हैं पूरे अंदर से भरे हुए, आज तुम्हारी सारी बराबर जो है बाहर आ जाएगी भाई, ऐसा तो नहीं चाहेगा कोई भी करना, नहीं यार हम बादशाह बनेंगे तो ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे, बट बात कर रहा है भाई,
मैंने वही बोला ना, उसका जो दिल वो करेगा। तो पता नहीं क्या क्या करते थे, बट आपको फनी बात मैं बताता हूँ, ये दोनों जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, बट भाई ये क्या कर रहा है, इसका देखो भाई, इसका अलग सीन चल रहा है। ये कह रहा है कि अच्छा अकेले अकेले दोनों करो, मुझे भी बुला लेते, मैं भी कुछ कर देता। तो भाई क्या करता है, एक तरफ ये मलिक मोहम्मद है, मलिक कपूर, और दूसरी तरफ ये क्या क्या करेंगे इसके साथ, समझ ना आ रही। बट व्हाटएवर रीजन, नुसरत खान ने जो है इसको 1000 दिनार में खरीदा था, तो इसलिए इसको 1000 दिनार भी कह देते हैं, तो अलाउद्दीन को कर दिया था। कहानी समझ में आई आया? अब क्या देखो ये बंदोबस्त था क्या गुरुजी? भाई ना तो मेरे ऐसे इंटरेस्ट है सच बताऊं, है ना, और ना ही मैं बंदों की गॉर्जियस और ब्यूटीफुलनेस देखता हूं भाई, मैंने कौन इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, हैं? तुम्हें ऐसा लगा है नहीं अलाउद्दीन खिलजी, मैं नहीं बनना चाहूंगा अलाउद्दीन खिलजी, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मुझे वो पागल राजा मंजूर है, लेकिन ये बनना मंजूर नहीं है, सीधी सी बात है ना, सिर्फ इसी एक किस्से की वजह से इसीलिए बनूंगा मैं। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन से बादशाह बनना चाहोगे दिल्ली सल्तनत के, ये बताओ जरा, है ना। अब इसमें से कोई ना कोई निकल के आएगा कि मैं मोहम्मद शाह बनना चाहूंगा। वो भी अलग ही किस्सा भाई है, वो तो नंगा दरबार में आया करता था, उसका अलग कैरेक्टर है, वो सियासत में बैठा था नंगा, 50 मीटर 100 मीटर तक तो कोई वहां लौंडे को नहीं फटने देता था, नंगी औरतें खड़ी वहां पे, उसका तो हाल ही खराब था गीला राजा का, तो वो अलग ही रंग में था। चलो अलग क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं मेरा कुछ नहीं है, मैं तो शरिया बोल रहा हूँ, तुम्हारा है तो मैं बताऊँ फिर पूछ लेता हूँ, यार किसी का है कोई ऐसा इंटरेस्ट तो बता दो। अच्छा हो गई क्या? अच्छा बुक्स वर डिलीवरी भाई, मैं कह रहा हूं सबको आ जाएंगे, अब अननेसेसरी लोग परेशान हो रहे हैं, सबको सब मिल रहा है, 2-4 दिन में सारी जनता को मिल जाएगी जो दुखी है, अननेसेसरी का परेशान खुद भी हो रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। चलो इसके जो मेन जनरल्स हैं अगर मैं उनकी बात करता हूं तो एक है युलुक खान, ये बलबन नहीं है, बलबन का नाम भी युलुक खान लोग यूज करते हैं, एक है नुसरत खान, नुसरत खान बारे में तो अभी मैंने बता दिया, सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके कमांडर और भी बहुत हैं, जैसे सिद्धू के बारे में बताऊंगा, वहां पे इनके कमांडर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आजकल पेपरों में इनको पता नहीं क्या एग्जामिनर को हो गया, बताओ पेपरों के बारे में पूछने लग गया, जैसे पूछता है कि साउथ की पहली कैंपेन में जब साउथ में पूरा जीतने के लिए भेज दिया, पहले तो लूटपाट करने गए थे, बाद में जीतने गए तो को भेजा, तो मलिक कफूर को भेजा था, तो आपको समझना है कि नुसरत जो है वो मलिक कफूर को खरीद लाया है, और यही मलिक कफूर ये भी कैंपेन्स के अंदर जा रहा है, लेकिन अभी क्या क्या होने वाला है इन कैंपेन्स अंदर वो सब हम पढ़ लेंगे, उसमें कैसे जीतेंगे और ऐसे क्या कारण बने, खिलजी ने ऐसा क्या सेट करके रखा था कि ये जीत ही रहे थे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि युलुक खान और नुसरत खान जो है वो गुजरात फतेह करके देते हैं खिलजी को, ये आपको समझना है, ये खिलजी सल्तनत है एक तरह से। अगर आपको मैं बताऊं तो ये गुजरात का जितना भी एरिया है, यहाँ पे कौन जाता है, युलुक खान और नुसरत खान जा रहे हैं, है ना, तो ये जो दिल्ली से जो है इस तरफ जाते हैं दोनों, और ये एरिया जो है गुजरात का अलाउद्दीन खिलजी के जो है चरणों में भेंट कर देते हैं, यही से वो मलिक मनी मिलता है। अब इसके बाद देखिए कि नेक्स्ट जो है वो है रणथंभौर को कैप्चर करना, और यहाँ पे देखो 1 साल तक हमीरदेव को जो है रणथंभौर के अंदर कैद करके रखते हैं, अल्टीमेटली रणथंभौर कहीं यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, तो रणथंभौर को उसको जो है कैद करके रखेंगे 1 साल तक, फिर टेंशन टॉर्चर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली रणथंभौर का एरिया ये जीत लेते हैं। उसके बाद ये देखिए कि इनके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा युद्ध के बारे में, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ आउट दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना पेपर में क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मालवा को भी कैप्चर करते हैं, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, टेरी, इनके सबके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा, बट कुल मिला के देखिए ये सारे के सारे बेसिकली जो एरिया है नीचे तक ये कोशिश करेंगे पूरा जीतने की। इसके बाद इसी टाइम में जो हम मंगवी दुखी कर रहे हैं, छोटी-छोटी आंख वाले चीन के, वो इधर से अटैक कर रहे हैं भैया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सिस्टम सेट रखा था, सिस्टम के बारे में तो पढ़ना है मैंने कि ऐसा क्या कर रखा था उसने, तो वो जो है जितने भी मंगोल आते थे उनको हरा देता था, 12 बार मंगोलों को किसने हराया, अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। अगर आपको कोई बोले कि तो आज सोचो कि नहीं तो यहाँ चीन के उत्तर भारत के अंदर आधे से ज्यादा है ना, अभी सब क्या है, सबकी आंखें पे ठीक लग रही है, नहीं तो ऐसे यूं करके ऐसे गंजीस खान घूम रहे हैं, कोई तैमूर घूम रहा है, ऐसे करके तैमूर एक और भी है हमारे भारत के अंदर है ना, कौन है तैमूर, तो आप देखो कितना अजीब लगता, लेकिन शुक्र है कि भाई इसने ये काम तो ठीक किया कि मंगोलों को तो नहीं घुसने दिया, है ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ उसकी डेथ हो गई थी, वो सब बात करेंगे अभी, वो किताब में तो मैंने डिटेल में सब लिख दिया है। कल को 12 बार मंगोलों को कौन हरा रहा है, तो आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेंगे। इसके बाद देखिए कि पहला ऐसा सुल्तान जिसने ये कोशिश की कि साउथ में भी कैंपेन की जाए, जबकि आप देखिए आगे जब हम देखेंगे तो बाबर ऐसी हिम्मत रहेगा, बाबर जाएगा नहीं साउथ में, नॉर्थ की हिट क्योंकि उसको कहीं ना कहीं खौफ रहेगा कृष्णदेवराय का, जिसको रूलर मानता है, तो वो रहेगा विजयनगर एम्पायर का जो बाबर के, तो अभी कुल मिला के बात ये कि कोई भी साउथ में जो है सेंट्रल पावर नहीं थी, तो इसने हिम्मत दिखाई और जात वहां पे सेंट्रल पावर ना दिया, और यार का सारा काम जो किया है इसने मलिक कफूर ने किया है, जिसको ये बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, इसी तवाइफ है ना। अब देखिए काम ये और करता है यहाँ पे, जब ये इस तरफ साउथ जा ही रहा है, दो जगह पे जो है टारगेट करता है, एक करता है वरंगल में और दूसरा करता है दिल्ली, ठीक है, ये रहा वरंगल और एक जो है देवगिरी में करेगा, देवगिरी के अंदर पहले वरंगल का देख लेते हैं, तो फिर आप देखिए कि कहां गया, दिल्ली से जो है वरंगल की तरफ जो है सेना भेजता है, और वरंगल में कौन बैठा है, प्रताप रुद्र 2 बैठा है, ठीक है भाई, तो काकातिया बैठा पे प्रताप देव को, अब ये जो है भाई यहाँ पे कौन है, ये मलिक कफूर जा रहा है। अब वैसे तो ये खुद ही सरेंडर कर देता है, कुल मिला के युद्ध की नौबत ही नहीं आती, एक्चुअली में यही जो प्रताप रुद्र देव है ये क्या करता है, अपना एक गोस्ट स्टैचू बनवाता है और मलिक कफूर को पहले ही भेज देता है कि भैया आप मुझसे युद्ध मत कीजिए, मैं तो वैसे ही आपका दोस्त बन के रहूंगा, और टैक्स वगैरह भी हामी भर देता है कि हर साल मैं आपको टैक्स देता रहूंगा, तो कुल मिला के मैं अंडर काम करने को रेडी हूं, आप मेरे साथ युद्ध मत कीजिए। अब जब रेडी है तो काहे को अपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इधर करेंगे, ऑब्वियस बात है फिर किसी और एरिया में करेंगे ना, तो ये तो ऑलरेडी रेडी हो गया, बात तो सारी पैसे की है, पैसा ना चाहिए भाई, ये पूरा एक हो गया। तो तरीके से जिसने एक और चीज भी दी थी ना, इसने क्या दिया, मलिक कफूर को एक डायमंड दिया था, उस डायमंड का क्या नाम था, कोहिनूर का हीरा। अब वो कोहिनूर का हीरा वैसे कौन सी खानों से निकला था, गोलकोंडे की खानों से निकला था, तो यही बोला जाता है कि ये जो प्रताप रुद्र 2 है तो हीरा है, ये दिया था मलिक कफूर को, मलिक कफूर ने दिया अलाउद्दीन खिलजी को, और इसके बारे में एक कहानी बहुत मजेदार ये है कि इसके पास भी रहेगा, उसका पूरा पूरा परिवार जो तबाह हो जाता है। आप देखिए कि प्रताप ने तो भैया अपने हाथ से खींच दिया कि मैंने पढ़िए, है ना, अब मलिक कफूर को दिया, मलिक ने दिया किसको, अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन का पूरा परिवार वहीं हो गया वहां पे, है ना। अब ये हीरा देखिए बहुत जगहों पे जाएगा, आगे जब है कोई कह रहा है कि आगे शाहजहां पे जाएगा, वहां शाह का पूरा सिस्टम लुट गया, है ना, लगभग शाहजहां के बाद औरंगजेब है वो आपस में चल रहे हैं, उसके बाद औरंगजेब के बाद पूरा तबाही हो गया, फिर ये हीरा घूमते घूमते कई जगह पे जाता है ना, फिर उधर अफगानी जो है अफगानी लूट रहे हैं उधर, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि कौन था वो आया, क्या नाम उसका, बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, जो उधर से आया था, ईरान से आया था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो ले गया लूट के, नादिर शाह, है ना, तो नादिर शाह लूट के ले गया, तख्ते ताऊस भी ले गया, शाहजहां का ये हीरा भी ले गया, तो उधर वो नष्ट हो गया। फिर इतने में देखिए कि वो अफगानियों के पास आया तो नहीं हो गए, है ना, तो उसके बारे में मैं आगे तक कहानियां बताऊंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। फिर पंजाब के सिख एम्पायर के पास महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो वो भी नष्ट हो गए, और आज सुख की बात ये है कि ये हीरा है अंग्रेजों के पास, वो भी नष्ट हो गए। आप देखो कि जो अंग्रेज पूरे पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे थे आज छोटे से एरिया में रह गए हैं, है ना, तो अब यूएस पावर है और अंग्रेजों का कुछ पता नहीं है, ब्रिटिश जो है पावर नहीं है उनके पास, तो नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सारे खेल हुआ यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि इस और किसको हराया, रामचंद्र देव जो याकिंग है देवगिरी का, उसको हरा दिया, वीर बल्लाल 3 को हरा दिया जो कि होयसला किंग है, और इस तरीके से हरा दिया अपनी किंगडम। ठीक है भाई, इसके अलावा जो है एक मोस्ट बनी थी राष्ट्रम, देखो कि कहीं लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे मॉस्क भी बनवा दी, कितनी बड़ी चीज हो रही है कि ये बंदे को खौफ ही नहीं अलाउद्दीन जी का, यहाँ पे बना रहा है, तो इस तरीके से इस्लाम का एक्सपेंशन चल रहा है, ये मानना है ना। और जो है राजा होते तो रोक लेते, ये तो खुद ही आगे बढ़ के दे रहे हैं, सब कुछ ले लो, तो क्या बोलेंगे इनके बारे में, क्या मैं गाथा सुनाऊं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो ट्रिब्यूशन लोगों को अपने अंडर कर लिया, ये सारा सिस्टम चलता है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जितने भी इसके कमांडर वगैरह होते खूब धन दिया करता था, ताकि कोई भी इसके अगेंस्ट जो कोई भी कॉन्स्पिरेसी ना कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो कि अगर आपको एक अच्छा खासा वेतन मिला तो आप क्यों ही किसी को मारना चाहोगे, क्योंकि आप पूरा फल फूल रहे हो, बात खत्म होती है, आपके पास अच्छी खासी सैलरी है, तो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये खूब सैलरी अपने नोबल्स को दिया करता था ताकि ये भी उसके ऊपर हमला ना करे, कॉन्स्पिरेसी ना करे कि मेरा राजा बनना है। मलिक कफूर की बात अलग है, वो तो दुष्ट है, वो क्या। चलो
अब मैं थोड़ा सा इसकी पॉलिसीज के बारे में बताता हूं, जिनकी वजह से आपको ये पता लगेगा कि भैया ये क्यों एक बेहतरीन राजा निकल के आता है और ये बेहतरीन काम भी। अभी मैं युद्ध की बात आगे भी करूंगा, दोबारा से एक ब्रीफ आउट में दे चुका हूं कि बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं जिसके अंदर ये जो है नॉर्थ और साउथ दोनों में कैंपेन करके पूरा अपने अंदर खिलजियों का परचम लहरा रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से इसको हेल्प मिल रही है अंदर के लोगों को कंट्रोल करने में भी और बाहर के लोगों को भी कंट्रोल करने में, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अलाउद्दीन ने फॉलो किया था डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। अल्टीमेटली बात ये है कि आपको ये समझना है कि जो है ना भाई एक तरह से भगवान है, वही राजा है और उसी की पूजा आपको करनी है। कुल मिला के उसको एक भगवान का दर्जा, मोनार्क को भगवान का दर्जा आप दे सकते हैं, ये बोलना चाह रहा है और बहुत ही स्ट्रांग मोनार्क यहां पे निकल के आता है। इसने जो है 4 ऑर्डिनेंस ही इंट्रोड्यूस 4 ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट रिपीटेड रिवोल्ट्स। तो बहुत सारी इसने चीजें की हैं, अब वही तो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे। एक आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है मैंने बताया था एकता सिस्टम में भी जैसे होता था कि लैंड्स को ग्रांट कर देते थे। इवन आप पीछे भी चल के देखिए तो ब्राह्मण्स को बहुत सारे लैंड्स ग्रांट करते थे, सतवाना वगैरह। तो कहीं ना कहीं जाके होता क्या है, जब आप बार-बार लैंड्स को ग्रांट करते रहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो या फिर किसी पवित्र कारण से, तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एम्पायर वीक होता जाता है ना। तो ये जितने भी पवित्र लैंड वगैरह हो रही है कि नहीं इसको ये तो भैया एक बहुत ही उच्च कुलीन महाराज है, इनको दे दो, ये वाली जमीन इनको दे दो, ये सब इसने बंद कर दिया है ना। तो ये इसीलिए देखिए कि बहुत ज्यादा फल फूलेगा भी इस चीज से। एक इसने जो है अपना स्पाइस सिस्टम बहुत मजबूत किया। इन स्पाइस को क्या बोलता था, बरीड्स बोलता था। अब ये अल्टीमेटली कर क्या रहा था इनसे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी पहले इसका पूरा सिस्टम देख लो। इसके अलावा आप देखिए कि पहले भी जो है इसके हाथ में था कि सेरेमनीज को पूरा वो करता था, हैंडल करता था। तो यहां भी इसने क्या बोला कि कोई भी सोशल गैदरिंग होगी तो मेरी परमिशन से ही होगी, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से तुम कर रहे हो। यानी हर चीज के लिए आपको बादशाह की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्ट्रांग पावर जो है वो राजा के पास है। और यहां पे वाइन जो है, दारू वगैरह जो है उसको इलीगल घोषित करके बहुत बढ़िया काम, क्या बात है। इसके बाद इसने बोला कि हम जो है अब भाड़े के टट्टू नहीं लेंगे। भाड़े के टट्टू का मतलब होता है कि मर्सिनरी, मैं लिख देता हूं यहां पे शब्द जो है मर्सिनरी। मर्सिनरी वो आदमी होता है जो केवल पैसे के लिए युद्ध करता है। लेकिन आप समझो कि अगर उसको भाड़े के टट्टू को ले लिया मैंने तो उसका फायदा क्या है, वो तो कुछ टाइम के लिए युद्ध करेगा, लुट जाएगा। अब इसने सोचा कि इससे अच्छा मैं भाड़े के लोगों को बुलाऊं, क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम, और इन मर्सिनरीज को में भी ऐसा होता था कि जो इनका हेड होता था उसको लैंड दे दी जाती थी, तो वो लैंड का सिस्टम ही क्यों ना खत्म कर दूं। और इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं उन टैलेंटेड लोगों की रिक्रूटमेंट करता हूं। तो इसने जैसे आज आप ऐसे सीसीएल के अंदर रिक्रूटमेंट देते, फौज में, मिलिट्री में, आर्मी में रिक्रूटमेंट देते, इसने अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट निकाल दी है ना। जितने भी लोग पेपर देना चाहते हो, नोटिफिकेशन आ गया है, भर दो अपनी डिटेल। सबने अपनी डिटेल भर दी। अब जो भी टाइम बताया गया था जिस भी दिन, उस दिन सब लोग आ गए और उस दिन सबकी भर्ती होगी, जिसकी होनी थी जिनको बनाना लगा दिया, और ऐसे फिर कंटीन्यूअस प्रोसेस चलती रही। अब इसका फायदा मैं बताता हूं कि क्या हुआ, क्योंकि इन पूरे के पूरे बंदों को और कोई काम नहीं है। वो तो भैया कोई किसान भी होगा है ना, कोई हट्टा कट्टा आदमी भी होगा, मर्सिनरी, तो ऐसी राजा ले जाते थे। जब युद्ध का टाइम में आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, हर गांव से जितने भी लोग हैं भाई वर्का मान को ले जाओ, हाथ में तलवार रख दे दो। ये इस तरीके से युद्ध चल रहा था। लेकिन इसने सोचा कि अगर ऐसे करूंगा तो मेरे जो सैनिक है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। और ये आप बात याद रखना कि एक बिखरी हुई सेना से कहीं अच्छी होती है ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। एक छोटी सी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बहुत बड़ी सेना का नाश कर सकती है। ये हमें अंग्रेजों ने ही सिखाया आगे चल के कि 700-800 अंग्रेज होते थे और वो 10-10 11,000 भारतीयों के ऊपर हावी हो रहे थे। मुगलों का तो काल पूरा उन्होंने काल बन के टूटे उनके ऊपर। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि अगर ये आदमी जितने भी हैं, अगर इनको मैंने रिक्रूट कर लिया तो ये सारे के सारे आदमी और कोई काम नहीं करेंगे, पूरा दिन इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और सोचो अगर ये रेगुलर ट्रेनिंग में आ गए तो जो आदमी ढंग से तलवार चलाना नहीं जानता, सिर्फ जोर के बलबूते पैसा करता था, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। यूं करके भैया चला रहा पूरी, किसी को तलवार चलाते देखना वो भैया पीछे पीछे पता क्या क्या करते हैं, ऐसे करके समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, है ना। और आप देखो कि कोई किसी ने पैर पे मार दी, अब वो जो भारी भरकम लौंडा है उसके पैर पे मारी, पैर ही कट जाएगा। लेकिन दूसरा बंदा यूं करके पैर उठा के जो कोशिश करेगा बचने की, जो फ्लेक्सिबल होगा। तो सारे 8 टेक्निक्स इनको सिखाए गए। इस तरीके से इसकी जो आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी है, बहुत स्ट्रांग बनी। और इनको क्या दिया करता था, सैलरी दिया करता था। लैंड लोन का सिस्टम खत्म, इनको दिया करता था सैलरी, परमानेंट रखी इसने आर्मी। अब इससे बहुत फायदा हुआ। वही मैं बता रहा हूं कि जितने भी युद्ध हो रहे थे वहां पे यही आर्मी जा रही थी। तो मेन हम बोलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही ऐसा हो रहा था, कितनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जा रही थी जो इसको कोई हरा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो उसकी सोच थी एक। इसके बाद फर्स्ट रूलर था टू नो द सिस्टम ऑफ टेंटिंग ऑफ हॉर्सेस एंड डेफिनेटली रोस्टर। ये मैं बता देता हूं उसमें है क्या चीज है। आप देखो कि पहले घोड़े जो होते थे, ये तो सिर्फ मैंने आर्मी की बात की। घोड़े में भी क्या होता है कि पहले जैसे मान लो कि किसी मशीनरी वाले आदमी से बात कर ली कि भैया तुम ऐसा करना, उसने मान लो कि गांव के अंदर घोड़े पाल रखे थे, है ना। तो उसको बोला कि इस बल से कि भैया ऐसा है कि इस दिन युद्ध होगा तो तुम अपने घोड़े ले आना। अब कोई घोड़ा बीमार है, कोई मुरझाया हुआ है, कोई अच्छी नस्ल का नहीं है, सब अपने अपने घोड़े लेके आ रहे हैं और उन्हीं घोड़े पे लोग युद्ध करने जा रहे हैं। अब किसी का घोड़े को बीच में है ना, वो बासी आ गया, मेरे को अच्छा नहीं दिया इसने, मैं तो ये नहीं जाऊंगा, वो वहीं लेट गया नीचे, है ना। और वो बंदा मारा गया जो घोड़े पे बैठा हुआ। यानी कि अच्छे नस्ल के घोड़े बहुत जरूरी थे उस टाइम पे। इसीलिए हमने देखा कि पुराने जो हमारे हिंदू राजा थे वो क्या कर रहे थे, वो अरबी घोड़े मंगवा रहे थे, स्पेशली अरब से मंगवा रहे थे, क्योंकि अच्छे खासे 6-6 फुट से ऊपर वाले घोड़े हैं, इतने तेज दौड़ने वाले घोड़े। तो आप सोचो कि कितना बढ़िया थे, है ना। उससे आप युद्ध में आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तुरंत आप आंधी की तरह इधर जाओगे, आंधी की तरह इधर जाओगे, बहुत कुछ किया जा सकता है ना। व्हीकल फास्ट वाला जो है आपकी हेल्प कर सकता है। तो कुल मिला के इसने क्या बोला कि अब जो है ना मैं घोड़े की करूंगा ब्रांडिंग। अब घोड़े की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसमें सारे पूरे के पूरे एरिया में जिसके पास घोड़े सब ले आओ, सब लेके आए। उन घोड़ों का पूरा चेकअप किया गया। अब तुम सोचोगे घोड़े की कौन सी चीज चेक की, कुछ ना किया गया भाई चेक वैसा वाला नहीं, पूरा उसका सिस्टम देखा गया कि भैया घोड़ा दौड़ता कितनी फास्ट है, कैसा है, कौन सी नस्ल का है। इस तरीके से इसने देखा कि जितने भी बेहतरीन घोड़े हैं मेरी पूरी की पूरी किंगडम में, सबके ऊपर ठप्पा लगा दो, शाही मोहर लगा दो। उसको बोल देते हैं कि भैया इसने क्या किया, घोड़े की ब्रांडिंग कर दी। और वो सारे घोड़े इस्तेमाल होंगे युद्ध में। अगर ऐसे घोड़े होंगे तो सोचो उनको हराएगा कौन। कितना जबरदस्त काम किया इसने। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि जैसे आपने देखा होगा बचपन में बंक मार लेते थे बच्चे, आप लोगों ने भी क्लास में बंक मारा होगा। तो टीचर्स ने क्या किया कि सुबह की अटेंडेंस के बाद वो दोपहर में भी अटेंडेंस लेने लग गए। तो इसने भी ऐसा ही सिस्टम किया, अटेंडेंस वाला रोस्टर। हर सोल्जर का एक रोस्टर बना दिया गया और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ये पूरी की पूरी वो थी कि भैया अगर किसी ने भी करप्शन की तो सीधा कटेगा, वो सीधी सी बात है। तो कोई भी सोल्जर करप्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे उनका प्रॉपर जो है एक रोस्टर तैयार कर दिया गया। तो ये एक काम इसने बहुत किया, यानी अपनी आर्मी को डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में काम किया, ठीक है। O+D। इसके बाद एस्टेब्लिश किया प्राइसेस ऑफ क्रूशियल कमोडिटीज। ये भी मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या, जब ये गद्दी पे बैठता है, इसने ये बेहतरीन काम किया। इसने देखा, आप मेरे को बताओ कि गद्दी पे जब कोई इंसान बैठेगा तो उसको पलटने के लिए किसके पास पावर रहेगी, जिसके पास धन रहेगा। आज अगर मोदी जी गद्दी पे बैठे, है ना, और अंबानी के पास पावर है कि वो पलट सकता है गेम, है ना, तो मान लो कि वो राहुल को पैसे दे कि भैया अगले इलेक्शन आ गया, है ना, राहुल को इतने पैसे दे दिए अंबानी ने कि जाओ मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे देता हूं। अब राहुल हर बच्चे को पैसे दे देगा, उसके माँ बाप को पैसे दे देगा आगे, है ना। तो इससे इलेक्शन में कौन जीत जाएगा, राहुल जीत गया। अब आप मेरे को बताओ कि ये जो है इसके पीछे खेल क्या हुआ कि एक धनवान आदमी जो है वो तख्ता पलट करवा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे की पावर है। दो तरह की पावर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक मॉनेटरी पावर है। तो दोनों जो है मिलिट्री पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर,
या फिर सॉरी मॉनिटरी पावर या मिलिट्री पावर, है ना। तो दोनों को अगर अपने कंट्रोल में कर लिया जाए तो काम हो सकता है। तो इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, इसने बोला कि जितने भी धनवान सेठ है ना, इनकी तो पहले प्रॉपर्टीज सीज करो जाते ही सबसे पहले, है ना। यहाँ तो राजा डिमोनेटाइजेशन कर दे, है ना, कि इनके पास जितना भी धन है मेरे पास ही तो आएंगे लेने, फिर देख लूंगा इनको। या फिर क्या कर दे, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर ले। इसने आते ही पहले यही काम किया। देखो इतिहास की किताबें जलवा दी कि नहीं नहीं, सबसे बड़ा राजा अगर कोई गिनेगा तो अलाउद्दीन को ही गिनेगा, अलाउद्दीन ही है सबसे बड़ा राजा। और सब दूसरा काम क्या कर दिया, जितने भी धन्ना सेठ थे उनके जो है प्रॉपर्टीज सीज कर ली। अब आगे इसका मानना ये था, थोड़ा सा ऐसा सोचता था कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा रहा लोगों के पास तो फिर दिक्कत आएगी, वो लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है ना, जैसे जैसे पैसा आता जाता है, रुतबा बढ़ता जाता है, इंसान अलग ही ईगोइज्म में आता रहता है। और वहीं पे अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जमीन पे रहोगे, शांति से थमे रहोगे। वही वाली कहानी है सारी की सारी। आज तुम्हें 1 करोड़ मिल जाए तो तुम उछल कूद मचा दोगे यहाँ पे, है ना। कोई आईफोन लेके घूम रहा है, कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वही वाली बात है, उछल कूद मच जाएगी। तो इसने क्या किया, इसने कोशिश किया कि लोगों के पास पैसे कम जाएं। अब उसके लिए बट एक दिक्कत भी है, अगर लोगों के पास पैसे कम हुए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे। लेकिन इसने दोनों एंगल से काम किया दोस्तों, सिर्फ इस एंगल से नहीं किया। इसने बोला कि ठीक है, मैं अपने पूरे के पूरे एम्पायर में चीजों को सस्ता कर दूंगा। अब इसने क्या किया, जितना भी चीज होती थी, राशन हो, कपड़े हो, घोड़े हो, जूते हो, जो भी चीज है, इसने भैया पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया, पूरी मंडी सिस्टम बना दिया। बोला कि ये जितनी भी मंडी है, 4-5 मंडी बना दी, और बोला ये सारों का रेट जो है ना अलाउद्दीन खिलजी तय करेगा कि कौन सी चीज कितने की मिलेगी। अब मेरे को बताओ क्या जबरदस्त टेक्निक थी, है ना। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, वो कारण तो बहुत सारे मैंने बता दिए। इसका एक और बड़ा कारण है कि जब सबकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, अपने पास खूब सारा पैसा हो गया, अब सैलरी भी देनी है लोगों को, तो आप सैलरी बेशक से अच्छी दे रहे हो, लेकिन अगर आप सोचो कि चीजें सस्ती होंगी तो आपको कम सैलरी देनी पड़ेगी। आप देखो आज की डेट में, जैसे हमारे पापा हैं, उनकी शुरू में सैलरी कितनी थी, 2-2.5 हज़ार रुपये, और आज अगर देखते हैं तो उनकी जैसे इंस्पेक्टर रहे थे वो उस टाइम पे, है ना, तो अब आज की डेट में देखोगे कि इंस्पेक्टर की तो 85,000 90,000 है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो सैलरी भी आ गई, है ना, और पे कमीशंस आ गए, तो ऐसे करके क्या ज़्यादा खजाना देना पड़ता। अब इसने क्या किया, इसने बोला कि सारी वस्तुओं को जब मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ प्राइस, इससे महंगी कोई बेच नहीं सकता है, और अगर कोई बेचता है तो उसके लिए इसने मार्केट को कंट्रोल वाला सिस्टम, रेगुलेशन वाला, मार्केट रेगुलेशन वाला सिस्टम अपॉइंट कर दिया। शाहाना मंडी, जो एक तरह से मंडियों के हेड वहां पे लगा दिए, और बोला कि भैया कोई अगर इससे ज़्यादा तुम्हें बेचता हुआ पाया गया तो धर दबोचो उसको, वहीं पे पे लेंगे फिर पकड़ के। अब ये जबरदस्त काम किया। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शाहाना मंडी और जो लोग हैं वहां के, हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा पैसा खिला दें और बोले कि नहीं नहीं हमें बेचने दो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन उसके लिए खतरनाक खेल क्या किया, बरीद वाला किया। बरीद क्या करेगा जाके, वो है इंटेलिजेंस, अंदर ही देखेगा कि भैया ये शाहाना मंडी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको पता भी नहीं शाहाना मंडी को कि ये आदमी कौन है ना। वो हो सकता है इंटेलिजेंस में हो इसकी, जैसे आज की डेट में रो हो गया। रो तो चलो फिर फॉरेन टैक्स से बचाता है, मैं इंटरनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। बरीद क्या है, अपना वेशभूषा बदल बदल के, है ना, एक आम इंसान बन के रहते थे, और वो ये पता करते थे कि भैया जो अलाउद्दीन ने सिस्टम चला रखा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और जो इसके नोबल्स भी हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको होती थी, अलाउद्दीन खिलजी को होती थी, और इनको तो नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। तो इसने क्या किया, इस चीज ने अलाउद्दीन खिलजी को सेफ गार्ड भी करके रखा, कोई उसके ऊपर वॉर नहीं छेड़ सकता है, क्योंकि यहां से जो है उसको डेली न्यूज मिल रही है। और मार्केट में जो है पैसे का घुमाव है जो, वो अपने शिकंजे में ऐसा किया कि भैया उसका ही कोई ऑफिशियल जो है वो भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। तो आप मेरे को बताओ कि इंटेलिजेंट था कि नहीं, इंटेलिजेंट तो था भाई, इतनी जबरदस्त उसने स्कीम करी। हाँ बिल्कुल चालाक है ब्रो, चालाक था, यही तो गेम है सारी की सारी। आप देखो कि इतना तो मैं यूजुअली बताता नहीं हूँ कभी भी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब 4 पॉइंट बता के मैं आगे निकल जाता। लेकिन ये कहानी जो है ना, ये समझने लायक कहानियाँ हैं कि एक राज जो है वो स्थापित कैसे होता है, और यही चू जो बनाया जाता है आज की डेट में भी लोगों को बनाया जाता है। आप देख लीजिए आज भी यही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नेता पहले भी ऐसे ही थे, नेता अब भी ऐसे ही है, अलाउद्दीन भी नेता ही है, सीधी बात है। इसके बाद आप देखिए कि क्रूशियल कमोडिटीज का प्राइस जो है इसने रेगुलेट किया, नॉर्मल मार्केट के रेट्स को रेगुलेट किया, बहुत बढ़िया काम किया ताकि जनता भूखी भी ना मरे। इसके बाद स्ट्रिक्टली मार्केटेड दी प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, कि कोई भी बंदा जो है होर्डिंग नहीं कर सकता। आप देखो कि मार्केट में जितनी भी फसल भी होगी ना, या कोई भी राशन वाली चीज होगी, उसको केवल बादशाह होर्ड करेगा, और बादशाह होर्ड करके रखेगा। या होर्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करके रख लेना गोदामों में भर के। तो इसने जो है गोदाम बनवाए थे, लेकिन वो गोदाम केवल और केवल राजा के अंडर रहेंगे,
अंबानी अडानी के अंडर नहीं। आज अंबानी अडानी अपने गोदाम बना रहे थे कि नहीं नहीं किसानों की सारी फसल हम इसमें रखेंगे, उसके बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वही जो 100 रुपये किलो, मान लो 40 रुपये किलो आटा मिलता है, वही 100 रुपये किलो कर देंगे। कल को क्या कर लोगे तुम, क्या उखाड़ लोगे, है ना। तो वही चीज़ का इसने कंट्रोल किया कि नहीं, मैं ब्लैक मार्केटिंग किसी चीज़ की नहीं होने दूंगा। मैगी के प्राइस आप देखिए, मैगी जब मार्केट में नहीं थी तो वही 5 रुपये का पैकेट 100 रुपये में बिका है। तो ये कितनी दिक्कत हो जाएगी खड़ी। तो वो इसने कंट्रोल करके रखा कि अगर होर्डिंग करेगा तो बादशाह करेगा। और वो जो होर्डिंग भी करते थे एक्चुअली में, जब मान लो कोई आपदा आ गई, कुछ बड़ा ऐसी समस्या आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो ये अपने लोगों को जो है खाना खिला दिया करता था कि जाओ भैया वहां पे जो है ये राशन लगा दो। ये बहुत शानदार काम था, बढ़िया काम था, बिल्कुल अग्री करना पड़ेगा आपको। उसके बाद बाकी जितने भी प्रीवियस रूलर थे वो क्या करते थे, जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, पूरी की पूरी जमीन है ना, तो वो क्या बोलते थे कि भैया, जैसे हमने भाग की भी बात की चोला वगैरह के बारे में भी, कि वो जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि 1/6 भाग जो है इसका फसल का हमें दे दो। वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से काइंड में ले रहे हैं। काइंड का क्या मतलब होता है, वस्तु के रूप में। मान लो तुमने चावल उगाए पूरे के पूरे खेत में, तो 1/6 चावल जो है, यानी कि 1/6 चावल जो है वो पूरा का पूरा बादशाह के पास चला जाएगा। अब उसके लिए दिक्कत ये है कि बादशाह को बड़े बड़े गोदाम बनाने पड़ेंगे, फिर उनको बेचना पड़ेगा। ये एक हेक्टिक प्रोसेस है। अलाउद्दीन ने बोला कि मैं क्यों वस्तु में ये सारे की सारी चीज लूं, मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है। इसने बोला दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूं अब क्या है। दूसरा ऑप्शन भाई साहब इसके पास ये है कि ये जो है कैश में ले ले पूरी की पूरी। ये किसान को बोलेगा या जो भी बंदा है वहां पे कि तुम जो हो ये छोड़ो, मेरे को काइंड नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो, इसका जो 50% भाग है ना, 50% भाग तुम ऐसा करो, इसको बेचो पहले तो जाके मार्केट में। बेचना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बेचो। 50% जब पहले बिक जाएगा वो बादशाह लेगा, और बाकी का 50% जो है तुम बेचते रहना बाद में। यानी कि सीधा सीधा बोला कि भैया मेरे को किसी चावल से चने से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसा, तुम टैक्स के रूप में पैसा दोगे। अब आप सोचोगे कि पैसा इतना ज्यादा दे रहे थे, बिल्कुल हाँ। 50% किस पे लगा रहा था टैक्स, ये देखो घटिया हरकत। अब 50% लगा रहा था हिंदुओं के ऊपर टैक्स दोस्तों, लेकिन मुस्लिम्स के ऊपर, इस्लाम वालों के ऊपर टैक्स कितना लगता था वो भी मैं बता देता हूं। ये भी पोल इसकी खोल देते हैं आज। अगर इस्लाम वाला है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 25%। इस्लाम या मुस्लिम कह लो, है ना। तो मुस्लिम है अगर कोई, तो उस पर भाई साहब कितना टैक्स लगा रहा है, 25%। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा भी क्यों हो रहा है, इसका क्या बेनिफिट है, तो उसका भी मैं पीछे की सोच बताता हूं इनकी क्या है। आपको लग रहा होगा शायद ये ऐसे ही चीज है, नहीं ऐसे नहीं है। एक्चुअली में ये अपने आप को क्या बोलता था, राइट हैंड बोलता था खलीफा का। और खलीफा कहां पे बैठता है, बगदाद में बैठता है ना। मैं यहां पे बना के बता देता हूं। जहां पे दिल्ली सल्तनत है और उधर जो है बगदाद है, बगदाद में खलीफा बैठता है। और मैंने आपको क्या बोला, जितने भी मुस्लिम रूलर यहां पे आते थे अपने आप को गवर्नर बताया करते थे खलीफा का। और यहां पे जिहाद के नाम पे भी बहुत सारा काम होता था, है ना। अब आप देखिए कि ये जो अब्दाली आया, अब्दाली ने तो जिहाद ही छेड़ा है सारे का सारा कि इन काफिरों को मारना है। तो अब ये भाई साहब भी देखिए कि वही काम कर रहा है ना, कि जो भी दिख रहा है बस जिहाद छेड़ देंगे उसके खिलाफ। अब मुद्दे की बात ये है कि खलीफा को अपना जो है राइट हैंड घोषित कर रहा है और उससे मंजूरी ले रहा है कि भैया मेरे को मंजूरी दे दो। यानी इतना चालाक आदमी है कि खुद के ऊपर नहीं गाज गिरनी चाहिए किसी भी तरीके से, और सबको बताना है कि मैंने खलीफा से परमिशन ले रखी है, मेरे ऊपर कोई ना हमला करना, मेरे को सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है मेरे को पापा का, सीधी बात है ना। तो वो एक अलग खेल चल रहा है। और ऐसा नहीं कि इनको खलीफा को कुछ बहुत देना पड़ता था, कुछ ना, थोड़े बहुत गिफ्ट भेज दिया उधर से, फिर खलीफा इनको गिफ्ट भेज रहा है, ऐसा ही चलता था। खलीफा कोई इतना भी पावरफुल नहीं था, वो पहले था, पर बाद में तो खलीफा भी पपेट बन गया था इन गवर्नर्स का ही। ऐसे खलीफा को भी मजा आ रहा था, है ना, वो भी बैठा था, वो मौज लूट रहा था, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो ये अलग सिस्टम चल रहा था। जी जी, सबकी आ जाएंगी, सबकी आ जाएंगी, टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, छोड़ दो उस चीज को, अभी यहां पे फोकस करो। कह रहे गैंग समझ गए ना गेम समझ गए ना। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अब आप समझो कि ये सारे का सारा खेल चल रहा है एक तरह से। मुद्दे की बात ये है, और अल्टीमेटली सबको ये घोषित करना है कि यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ, खलीफा को ये प्रूव करना है कि मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ इन काफिरों को कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, इस्लाम में। अब आप देखो कि कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं सबसे साफ साफ से। पहला तरीका तो यह है कि उसको कोई लालच दे दिया जाए, और दूसरा तरीका कौन सा है कि जबरन कर दिया जाए। अब जबरन में तो देखिए कि आगे मुगल क्या करेंगे, मुगल यही कांड तो करेंगे, वो जबरदस्ती सबका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, है ना, जबरदस्ती। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये भी यही काम कर रहे हैं, बहुत अत्याचार लोगों पे कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। अब व्यापारी देखिए कि व्यापार कर रहा है, अब व्यापार कर रहा है तो वहां से पैसा मिल रहा है, अब व्यापारी को मार के तो फायदा है नहीं है, तो इससे अच्छा है कि व्यापारी को अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर लो। अब यहां पे जो व्यापारी थे वो अलग चालाक, है ना, वो भी तेज बन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो है मान लो कि डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, जैसे आज होता है ना कोई ओबीसी का नकली डॉक्यूमेंट बनवा के घूम रहा है, कोई एससी का, तो वो एक डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे कि भैया हमने इस्लाम को कबूल कर लिया। अगर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो भैया उन पर टैक्स कितना लगेगा, आधा टैक्स लगेगा। लो हो गया खेल,
कितना बढ़िया है, इतना आसान है कन्वर्ट करना, हो गया कन्वर्ट, और क्या चाहिए था। आज आप देखिए कि भारत के अंदर इतने सारे लोग जो हैं, पंजाब के अंदर ही देखिए क्रिश्चियंस बने जा रहे हैं। गरीब लोगों को कोई लालच दे दो, वो तो बन जाएगा, उसको क्या दिक्कत है। बात वो नहीं है कि वो किसी धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक लालच के साथ या फिर जबरन किया जाए तो वो गलत बात है, वो तो नहीं भैया एक्सेप्टेबल है। तो ये देखिए, अब जो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं हिंदूज के बारे में उल्टा बोल, ये देख लो, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। तो ये कोई गलत चीज तो नहीं बताई, सही तुम्हारे हक की बात कर दी, खुश हो गए हैं। तो ये जो है, ये एक घटिया हरकत थी इसकी। और सिर्फ यही नहीं किया, इसने भी सोमनाथ के मंदिरों को लूटा और वहां पे उसको तोड़ने की कोशिश की, बिल्कुल किया इसने भी, है ना। गजनी वाला काम इसने भी किया। तो अल्टीमेटली बहुत ही कट्टर आदमी था और सिर्फ इस्लाम के ही वकील बन के ये रहा है, ये आपको समझना है। हालांकि इस्लाम में कहीं पे भी ये फालतू की चीजें नहीं सिखाई गई हैं, बट ये इनका अपना एम्बिशियस सपना है जिसको ये पूरा कर रहे हैं, और तलवार की नोक पे सब कुछ हो रहा है, जबरदस्ती, है ना, ये आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया है कि हाँ, जो ये एक कर होता था, जैसे एक देखिए कि ज़कात होता है, सिर्फ यही कर की बात नहीं हो रही है, ये तो एक हो गया कि जो फार्मर्स हैं, लेकिन बाकी के लोगों से देखिए कि ज़कात जो है वो मुस्लिम से लिया जाएगा, ठीक है। ज़कात जो है वो मुस्लिम से लिया जाएगा। ज़कात की जैसे मान लो सपोज करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा टैक्सीज के बारे में, मान लो कि सपोज करते हैं कि 5% है, तो मुस्लिम से जैसे ले लिया इसने 2.5 से 5% के आसपास, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन वहीं पे हिंदू के ऊपर क्या लगा देगा, हिंदू के ऊपर लगा देगा जिजिया, और वो लगा देगा डबल, बोलेगा नहीं वो 5 दे रहे तो तुम 10 दो। तो इस तरीके से आप देखो कि शोषण हो रहा है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टैक्सीज का पूरा गेम चल रहा है। अभी बहुत सारे टैक्सीज ये लगाता है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, ये मैं बता दूंगा, है ना। तो टैक्सीज सिर्फ इतनी ही नहीं लगाता है, यूजुअली ये क्या करता है, एक घराई टैक्स को इंट्रोड्यूस करता है, मैं बताऊंगा आगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो घराई टैक्स होता है, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑन की है, घर ऑन किया है, तो उस घर का जैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज भी जैसे म्यूनसिपैलिटी में आपके घर वाले देते होंगे ना, है ना। और घराई के बाद है चराई। अगर आपने पशु रख रखे हैं, और क्योंकि बादशाह की ही सारी की सारी जमीन मानी जाएगी, तो तुम बादशाह की जमीन पे पशुओं को चरा रहे हो, ऐसे कैसे चरा रहे हो, तो टैक्स दो तुम, चराने का भी टैक्स हो जाएगा। फिर एक इसने लगाया जिजिया, जिजिया के बारे में मैंने बता दिया। फिर एक इसने लगाया ज़कात वाला भी, है ना। तो ये 4 मेन टैक्सेस हैं जो इसने लगाए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्सेस कई एग्जाम में ये बोला जाता है कि नहीं 3 ही लगाए हैं, है ना, कुछ जगह पे 4 बोला जाता है, बट मेन जो है इसके ये 4 तो है ही हैं। अभी मैं बाकी के टैक्सेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, अभी के लिए फिलहाल इनको रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट का जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना है, वहां पे जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, उनको बनाते हैं दीवाने रियासत, ठीक है। एंड दे वर चूजन इन दी ऑफिस कॉल्ड शाहाना मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट, ठीक है। तो ऑफिसर्स बाय द नेम, ऑफिसर्स का नाम हो गया दीवाना रियासत, और अगर ऑफिस का नाम बोलेंगे तो उनको बोलेंगे शाहाना मंडी, यानी इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर, ऐसा मान लो, ठीक है भाई। फूड इंस्पेक्टर मान लो, मंडी के अंदर फूड इंस्पेक्टर, ये बना दिया। इसके बाद ही मेड श्योर ऑल द मर्चेंट्स इंटरेस्टेड इन द मार्केट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन शाहाना मंडी, यानी कि जितने भी व्यापारी हैं उनके ऊपर कंपल्शन है, एक भी बंदा जो है बिना बादशाह को बताए ट्रेड नहीं कर सकता। जैसे आज अगर आपको भारत के अंदर व्यापार करना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आप व्यापार कर सकते हो। और गवर्नमेंट, अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो गवर्नमेंट को आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये एक तरीका है गवर्नमेंट का, है ना, आपको शिकंजे में लेने का। ऐसे ही इसने भी कर दिया कि भैया अगर तुम्हें मेरे देश के अंदर व्यापार करना है, मेरी लैंड पे व्यापार करना है, तो तुम्हें जो है शाहाना मंडी में आना पड़ेगा और यहाँ से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। वही वाला हो गया कि जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। फिर इसने और क्या क्या किया, आप देखिए कि स्टैंडिंग आर्मी वगैरह तो मैंने बता ही दिया कि आपने बनवाई थी। एक इसने जो है बहुत सारे मोनूमेंट्स भी बनवाए हैं, और ये है जैसे आप बोल सकते हैं अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, सीधा सीधा बोल देना कि भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और एक पैलेस बनाया हजारों पिलर्स से बना हुआ, एक सीरी फोर्ट बनवा दिया, है ना, ये सब इसने ही बनवाए हैं। ये हिंदी में मैंने लिख दिया सारा। तो अभी मैं करूँगा, थोड़ी सी और चीज़ें भी बताऊँगा इसके बारे में, बट अभी पहले एक फ्लो को टूटने नहीं देते, फ्लो को पूरे को समझ लेते कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि अलाउद्दीन ने इतना कुछ किया और पूरे का पूरे एम्पायर को खड़ा किया, लेकिन आप देखिए कि जब आखिर में जो मलिक कफूर है वो बेशक से इसको सारे के सारे राजपाट को, राज्य को जीत के दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इसके साथ रह भी रहा है, इसी के कमरे में पसरा रहता है ना, और मजे लूटते रहते हैं एक दूसरे के, तो इसको कहीं ना कहीं छोटा छोटा स्मॉल पॉइजन भी देता रहता है, और अल्टीमेटली एक दिन जो है इसको पूरे का पूरा मौका दे के मार देता है, ठीक है। तो जब इसकी डेथ होती है, तो डेथ के बाद अब राजा का बेटा बैठेगा गद्दी पे, और वो कौन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब ये जो है जब बैठता है गद्दी पे, आप समझना तो वहाँ गद्दी पे बैठने के बाद जो है ये जो आपका
मलिक कफूर है, वो देखता है कि ये कैसे गद्दी पे बैठेगा, वो सन की है मलिक कफूर एक नंबर का, आपको ये समझना है। तो ये जो है मलिक कफूर जाता है वहाँ पे रात को ही और गद्दी पे बैठे जो मुबारक शाह है उसको धर दबोचता है। और भैया वहाँ जाके मैं बता रहा हूँ 4-5 घंटे मुबारक शाह को करता है बहुत ज़्यादा टॉर्चर, यानी ये पागल हो जाता है, सक पका हो जाता है ना। तो वही हिजड़ों वाली हरकतें इसकी चल रही हैं, दिमाग से पैदल हो रखा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो जाके कहीं उसके नाखून निकाल रहा है, कहीं उसकी आंखें निकाल रहा है, कहीं दांत निकाल रहा है, अल्टीमेटली उसको मार नहीं रहा, धीरे 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 करके उसने 4-5 घंटे तो इसको टॉर्चर किया, पूरी अपनी अंदर की भड़ास निकाली है ना। तो आप समझो कि इसको जो है ऐसी सता के मौत दी कि सारी जगह खौफ का मंजर हो गया वहां पे। जितने भी नोबल थे सब डरने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है, ये वो एग्जाम्पल सेट करना चाहता था। और 40 दिन के लिए ये आदमी गद्दी पे बैठता है, जो मलिक कफूर है, आपको मैंने बताया मलिक मनी कह लीजिए, मलिक कफूर। तो 40 दिन में इतना हाहाकार मचा देता है भैया कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जितने भी कोई भी नोबल इसकी तरफ यूं आंख घूर के भी देखता था तो आंख निकलवा लेता था, कोई यूं भी हाथ खड़ा कर दे उसका हाथ काट देता था। तो इतना ज्यादा इसने दुष्टता की कि बाद में सब नोबल्स ने मिलके ना इसकी ऐसी की तैसी फेरी, इसको मारा है कॉन्स्पिरेसी से, तब जाके सारा का सारा मामला शांत हुआ है। नहीं तो भैया यही नहीं पता था कि आज तुम दरबार में गए हो तो तुम जिंदा लौटोगे या नहीं लौटोगे। बंदा 2 आंख के साथ दरबार में जा रहा है और वापस 1 आंख के साथ आ रहा है, 2 हाथ के साथ जा रहा है, 1 हाथ में वापस आ रहा है, 1 हाथ में अपना दूसरा हाथ लेके। तो कितना वियर्ड सा इसने कर दिया। तो इससे जो है बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। कहते सर आपने ये कैजुअल थंबनेल क्यों लगाया? तुम्हारी हसरतें दिखाने के लिए लगाया है, इसीलिए लगा दिया मैंने, है ना। ज्यादा थंबनेल में क्या रखा है, मजे की बातें देखो तुम। तो वही है ना कि लोग मेरे को बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप इनके राजाओं के बारे में कुछ नहीं बोलते, मैंने फोटो ही लगा दी राजा की, मैंने कहा ये लो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग शौक है, आप क्या कर सकते हैं भाई। इसके बाद देखिए कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है वो भी बैठता है गद्दी में 1320 के आसपास, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाता है। और अगर कोई पूछ ले अलाउद्दीन की डेथ का तो 1316 के आसपास जो इसकी डेथ हो रही है। तो मोटा मोटा आप देखिए कि 1296 से 1316 तक जो है ये राज कर रहा है। और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, कितना हो गया ये, मोटा मोटा 20 साल के आसपास हो गया, और उसी में जो है इतनी तबाही क्रिएट करके रखता है। और ये सब जो है सक्सेसर्स ये दोनों तो वीक ही हैं, तो ये कोई खास कर नहीं पा रहे हैं और अल्टीमेटली ये जो है लुढ़क जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा इसका जो राजपाट है, इसी का एक गवर्नर है अलाउद्दीन का, वो है घियासुद्दीन तुगलक, जो कि पंजाब का गवर्नर है उस टाइम पे। तो वो मौका देखता है और अल्टीमेटली वो यहाँ पे कब्जा कर लेता है दिल्ली पे, और वहाँ से जो है तुगलक एम्पायर की या तुगलक डायनेस्टी की जो है शुरुआत हो जाती है। तो वो सब मैंने यहाँ पे गाजी मलिक कह लीजिए, उसने अपने आप को टाइटल दे रखा था, या घियासुद्दीन तुगलक कह लीजिए, है ना। इसी का बेटा वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा जो पागल राजा है, उसके बारे में हम तुगलक एम्पायर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने ये आपको बता दिया है। तो इस तरीके से सारे का सारा खेल होता है। इसकी डेथ हो रही है 1316 में, ये भी मैंने बता दिया। तो अल्टीमेटली इसको आप ध्यान रखना कि ये पूछा गया था पेपर में कि ये जो गाजी मलिक है ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये पंजाब का गवर्नर था। मेन गवर्नर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, गवर्नर कह लो, कमांडर कह लो, यानी कि वो एरिया उसके अंडर दे रखा था। ये आप हिंदी में देख लीजिएगा। आगे अब आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं, तो जो मेजर इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर आपको अलाउद्दीन के देखने को मिलते हैं, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अलाई दरवाजा, है ना, ये आप ध्यान रखना, और दूसरा है जमैयत खाना मस्जिद, ठीक है, जमैयत खाना मस्जिद, और एक इसने ईदगाह बनवाई थी रापड़ी में, ये भी याद रखना। ये 3 तो मेजर इंपॉर्टेंट हो गए, और भी हैं इसके, सिर्फ इतना ही नहीं है, तो बाकी के भी देख लेते हैं। हौज खास देखा है आपने? अभी वहां पे पार्टियां पुटियां भी चल रही हैं आजकल, है ना। तो हौज खास हो गया, एक होगी चौर मीनार, 4 मीनार नहीं है, चौर मीनार ही है ये। फिर एक हो गया इसने सीरी फोर्ट बनवाया था एक, और अपने मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे एम्पायर को सीरी किंगडम भी बनाई थी, और वहाँ पे किले भी इस तरीके से बनवाए थे कि भैया वो जो है डायरेक्ट हमला ना कर पाए। वो छोटे छोटे उसमें से, जैसे वो होता है ना कि रोशनदान से छोड़ दिया, कि किसी को तीर छोड़ना हो तो तीर इजीली छोड़ सकते हैं, और उधर से तीर अब कहाँ से रोशनदान में लगेगा। तो इस तरीके से इसने पूरा सीरी फोर्ट को जो है डिजाइन करवाया था, और उसी को अपनी कैपिटल भी बना लिया था। एक अलाई मीनार अभी मैंने आपको दिखाई, वो कुतुब मीनार के पास इसने बनवाई है, लेकिन ये इसको फिनिश नहीं कर पाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अलाई दरवाजा जो है कई बार पूछ लेता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है अलाई दरवाजा। यही है क्या अलाई वाला? चलो यही होगा, रेड कलर का है, तो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये पेपर में एक बार आ चुका है। और ये सारे के सारे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इंडो इस्लामिक है पूरे के पूरे आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडो इस्लामिक, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। मार्केट कंट्रोल का मैंने बता दिया है। अच्छा, एक मैं चेहरा सिस्टम बताना आप लोग को भूल गया था। देखो, मैंने ये बताया था कि ये रिक्रूटमेंट कर रहा था सोल्जर्स की, तो उसमें क्या होता था, हर व्यक्ति का
एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट होती थी। जैसे आज आपका आधार कार्ड क्रिएट हो गया, तो जब लोगों की सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करता था तो उनका पूरा का पूरा जो चेहरा सिस्टम है ना, यानी कि पूरा का पूरा विवरण होता था कि ये आदमी ये है, इसका ये नाम है, ये यहाँ से है, पूरा का पूरा एक प्रॉपर जो है क्रिएशन होता था, ताकि कल को कभी भी वेरीफाई करना हो तो सरकार यानी कि इसके पास जो सेंटर के पास पूरा का पूरा रहे उसका डेटा। जैसे आज अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, ऐसी इसके बाद हर व्यक्ति का जो है एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता था। दूसरा रहा दाग वाला सिस्टम, तो मैंने वो घोड़ों के ऊपर वो जो लगाता था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा हुलिया वाला सिस्टम भी मैं बता देता हूँ। हुलिया में क्या होता था कि इससे पहले जितनी भी आर्मी होती थी उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी, है ना। आज आप देखिए भारत की जो मिलिट्री है उनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, नेवी की अलग है और थल सेना की अलग है ना, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनकी अलग है, बीएसएफ की अलग है, सीएसएफ की अलग है, पुलिस की अलग है। तो इसने क्या बोला कि भैया जब मैं इतना ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ आर्मी को तो मेरे लोग मेरे को पहचान पाए। इसने प्रॉपर एक घोड़ों की तो पहचान हो ही रही है ना, कि ये जो है खिलजी के घोड़े हैं, लेकिन साथ में जो है हुलिया की भी पहचान हो रही है और उनकी ड्रेस की भी हो रही है, यानी कि जो है सब लोग यही ड्रेस पहनेंगे जिससे कि पता लग जाए कि ये हम हैं, ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा दो लोग लड़ रहे हैं, नॉर्मल अपने कैजुअल कपड़ों में लड़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरा बंदा है कि उसका बंदा है, ये पता लग पाएगा। अब हर बंदा सबको जानता है अपने गांव में, ऐसा जरूरी नहीं है पूरी पूरी रियासत में। तो इस वजह से ये दिक्कत क्रिएट हो रही थी। इसने भैया ये बहुत तगड़ा काम किया कि सबकी ड्रेस सेम कर दी, जिससे पता लग जाए कि हाँ हम जो है एक ही जैसे हैं। अच्छा हाँ, एक खराज टैक्स जो है, ये मैंने अभी आपको टैक्सेस का बताया था। एक तो इसका घराई हो गया, एक चराई हो गया, ठीक है, और मेन एक जिजिया हो गया। और ज़कात जो है, ज़कात वैसे मैं बताऊं तो पहले से ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि ज़कात यहीं पे ही मेन आ रहा है। तो जिजिया है, ये आप ध्यान रखना मेन इसका टैक्स, और एक है खराज। ये है इसके 4 टैक्स, ठीक है। खराज, ये 4 टैक्स हैं, ये ध्यान रखना, ये 4 टैक्सेस हैं इसके। हालांकि कुछ पेपरों में जो है क्वेश्चन आया था तो उसमें 3 टैक्स लिखा हुआ था। अब उसका मैं क्या बोलूँ, या तो उन्होंने घराई चराई को एक ही ले लिया होगा, ये कारण एक हो सकता है। बट आपको ये याद रखना कि ये 4 मेन टैक्स हैं। मैं वहाँ पर भी ठीक कर देता हूँ पीछे भी, नहीं तो आपके पास गलत जाएगा, ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे खराज आएगा। मेरे को लग ही रहा था कि कुछ अलग लिख दिया है, चलो ठीक है भाई। ये 4 टैक्सेस इसके मेन है जो खिलजी ने खुद इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहला ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स से अलग कर दिया। बोल दिया कि ये रिलीजन अलग सिस्टम और पॉलिटिक्स अलग सिस्टम है, दोनों को घुसा के मत चलाओ, दोनों को अलग कर दिया। मैंने बोला ना कि जो लैंड डोनेशन वगैरह भी रहती थी धर्म के नाम पे, वो भी बंद कर दी, सब चीजें इसने डिफरेंट कर दी एकदम से, है ना। और इसने ये बहुत कई बार पेपर में आता है कि इसने एक शब्द बोले थे, किंगशिप नोज नो किंगशिप, है ना। ये उल्टा लिख दिया है, नोज नो किंगशिप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राजा का कोई भी दोस्त नहीं होता है। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, है ना, और किंग का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता है, राजा अकेला ही होता है। राजा को कोई भी लुढ़का सकता है, राजा किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है ना। हो सकता है उसका वजीर ही उसको लुढ़का दे, और ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि कोई किसी को भी लुढ़का रहा है ना। बाप बेटे को लुढ़का रहा है, बेटा बाप को लुढ़का रहा है, आगे भी चलेगा यही वाला काम। तो भाई भाई को लुढ़का रहा है, तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पे इसीलिए इसने बोला किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि राजा का कोई दोस्त नहीं होता। ये पेपर में आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक राइटर हुए हैं जियाउद्दीन बरानी, इन्होंने एक किताब लिखी है तारीख फिरोजशाही, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने तारीख फिरोजशाही लिखी है, तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया। अगर कभी पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं। एक इन्हीं के टाइम में आपने अगर मूवी देखी होगी पद्मावत वाली, तो आपने वो मूवी में देखा होगा कि अमीर खुसरो होता है, वो जो शायरी से सुना रहे होते हैं और ये उसको वाह 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 कर रहे होते हैं। अगर आपने मूवी देखी तो वहां से भी आपको मैं बता दूं, वो आदमी था चाटुकार इसका अमीर खुसरो, ठीक है। और एक मीर हसन दहलवी भी जो है इसी का ही कोर्ट पोएट था। तो इसके 2 कोर्ट पोएट हो गए मेन, दोनों का मैंने आपको बता दिया है। ये अमीर खुसरो तो बहुत ही फेमस है, इसको तूतिया हिंद भी बोलते हैं। तूतिया बोला है मैंने, चू नहीं बोला, तू बोला है, प्लीज यार उल्टा पुल्टा मत समझना, है ना। यहाँ पे अलग ही करैक्टर है। हाँ भाई डाल रहे हैं, क्या बोल रहे, बट गर्मी नहीं है साग में। चलो डाल देंगे भाई, डाल देंगे, शांति रखो तुम, इधर पढ़ तो लो, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम रहता है और उल्टी पुल्टी चीजों। अब बोल दिया यार, सेम स्पैम करते रहेंगे, नहीं हटेंगे ये, बार बार मैंने बोल दिया, फिर वही हरकत कर बोल दिया भाई, करवा देंगे, मैं ही लुढ़क जाऊंगा इसके बाद तो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये क्वेश्चन PYQ में आया है, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, इसको करेक्ट कर लेना, ये मैंने करेक्ट कर ही दिया है, ठीक है। ये आया है पेपर में। इसके बाद तूतिया हिंद किसको बोला है इसने, यानी पैरेट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे देश का पैरेट जिसको बोला, तूतिया हिंद पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को बोला है। बहुत चाटुकार था और ये आगे तक रहेगा ये आदमी, है ना। ये अभी तक नहीं है, ये हंस रहे हैं मजे से, है ना। किस बात में, तूतिया वाली बात पे हंसे हो क्या,
तूतिया, वही वाली बात पे हंस रहे होंगे। चलो, तो कुल मिला के ये आदमी जो है जैसे जैसे बादशाह बदलते जाएंगे ये उनकी तारीफों के पुल बांधता जाएगा। ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है ना। जैसे ही बादशाह बदला वही वाले शेर जो है ये अगले वाले को सुना देगा, अगले वाला खुश होकर इसको पैसे दे रहा है, फिर ये वाला लुढ़का ये वही शेर और अगले वाले को सुनाएगा। यानी इसने भी काटा है सबका और ये भी कटवा भी रहे हैं। ये देखो सबसे बड़ी बात तो इनकी। चलो ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद दीवाने मुस्तक राज पोस्ट अगर कोई पूछ ले किसने क्रिएट की थी, तो ये रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक पोस्ट जो है अलाउद्दीन ने क्रिएट की थी। ये पेपर में आ सकता है, हो सकता आया भी हो, दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, अब देखिए कि पूरा का पूरा जो मार्केट को रेगुलेशन करना था, तो मार्केट को 4 कमोडिटी के हिसाब पे इसने पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे एक होगी फूड की मार्केट, वहां पे पूरा का पूरा शाहनाए मंडी बना दिया, तो यहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे फूड वाले पूरे का पूरा। एक बना दी कपड़ों वाली मार्केट जिसको सराय अदल कहते हैं, सराय अदल, है ना। एक होगी हॉर्सेस और स्लेव्स की, पूरा एक होगी हॉर्सेस की और कैटल्स की, स्लेव्स की, और एक होगी मिसलेनियस कमोडिटीज की। ठीक है, तो कुल मिला के जो बच गई वो मिसलेनियस में डाल दी। तो ये 4 मार्केट जो है भाई ने क्रिएट कर दी ताकि उनको रेगुलेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए उनके प्राइसेस को, और इसके पास खुद के पास ज़्यादा जो है पैसे रहे। इसके अलावा इसको पूरे को रेगुलेट करने के लिए किसकी जिम्मेदारी थी? जबाबित या जबीता की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना अगर पेपर में पूछ लिया जाए आपसे। इसके बाद 2 ऑफिसर रखे हैं, दीवाने रियासत, वो मैंने बता ही दिया है। और अगर ये तो हो गया जो मर्चेंट्स को रजिस्टर करेगा, और दूसरा जो मंडी को कंट्रोल करेगा वो शाहनाए मंडी हो गया, शाहनाए मंडी। ठीक है, और ठीक है, युलुक खान, मलिक काबुल युलुक खान को जो है शाहनाए मंडी बनाता है। अगर पेपर में कभी आ गया तो आप बता देना, कोई इतना जरूरी नहीं है, अगर बाई चांस आया तो बता देना। ठीक है, हाँ, बरीद्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इंटेलिजेंस थी उसकी, तो मैं फटाफट से बस सब रिवाइज ही हो रहा है, लगभग चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो इंटेलिजेंस वाले हो गए, और जो सिपाही जो स्पाई होते थे, दूसरे जासूस होते थे, ये तो मार्केट को पूरा का पूरा देखने वाले हो गए। एक जो नॉर्मल होते थे उनको बोलते थे मुनय्यंस, मुनय्यंस भी किसको बोलते थे? जासूसों को ही बोलते थे। इसके बाद मंगोल्स को इसने 12 बार डिफीट किया है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। कई बार पूछ सकता है कि भैया मंगोल्स को जो डिफीट किया, सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ है वो रावी नदी के किनारे पे हुआ है, क्योंकि मंगोल जो है वो पंजाब के एरिया के तरफ से ही हमला कर रहे हैं। ठीक है, खैबर पास वाले एरिया से। और ये देखो, चाहे आप बठिंडा कह लो, सुनाम कह लो, या फिर लाहौर वाली साइड कह लो, है ना, पाकिस्तान वाला एरिया कह लो, सारा पंजाब का ही एक तरह से। तो उसी साइड से जो है रावी नदी के किनारे पे जब मंगोल्स का इनसे युद्ध हुआ है, तो 1306 के अंदर युद्ध हुआ है। और इसका जो कमांडर है यहाँ पे वो कौन है? जफर खान, युलुक खान। और ये जो हैं ये पूरा का पूरा युद्ध लड़ते हैं। और इस टाइम पे देखिए कि इसका मलिक कफूर नाम का स्लेव भी है। ठीक है, ये 3 एक तरह से जहाँ पे मेन इसके कमांडर है जो युद्ध लड़ रहे हैं, और उसको जो मंगोल्स को हरा रहे हैं। तो बट नाम तो बादशाह का ही होगा, वही वाली बात है। इसके बाद ये और बहुत सारे बैटल्स हैं जो मंगोल्स के साथ इसने अलग अलग जगह पे, ये अलाउद्दीन है। ठीक है, अलाउद्दीन, तो इसने मंगोल्स के साथ बहुत सारे बैटल लड़े, तो वो सब बता रखा है। तो 12 बार हुआ है, तो इतने बैटल याद रखने की जरूरत नहीं है, रावी वाला याद रख लेना। और इंपॉर्टेंट बैटल्स में 1292 का मालवा के अंदर गया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें ये उज्जैन में गया, वहाँ पे रेड मारी, उज्जैन के मंदिरों को लूटा। उसके बाद जो है हिंदू टेम्पल्स जितने भी आसपास दिखे वहाँ पे भी लूट मचाई। तो पेपर में एक बार आया था कि उज्जैन के मंदिर को किसने लूटा था, तो इसी ने लूटा था। और अगर कोई सोमनाथ के टेम्पल को तोड़ने वगैरह की बात करेगा, या अगर तो पहला तो ऑप्शन है गजनी, अगर गजनी नहीं होगा तो फिर इसका नाम मार्क कर देना। फिर 1296 में देवगिरी पे हमला करता है। मैंने बता दिया था कि पहली बार जब साउथ में जा रहा है तो कौन सा बादशाह जा रहा है, यही जा रहा है। ये अगर कोई पूछ ले पेपर में तो बता सकते हैं। और वहीं से सारी की सारी लूट पाट करके आता है, और उसी पैसे से जो है तख्ता भी पलट करता है। फिर 1299 में गुजरात पे हमला कर रहा है अलाउद्दीन, है ना। और बेसिकली खुद नहीं जा रहा है गुजरात में, किस पे को भेज रहा है? युलुक खान और नुसरत खान को भेज रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुजरात में जो किसको डिफीट कर रहा है, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे बैठे हैं वघेला किंग करण। ठीक है, करण 1 होगा ये शायद, करण 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बैठे हैं, और इनकी ही वाइफ जो है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, ये जो दोनों हैं नुसरत और युलुक जो है। तो वघेला क्वीन कमला देवी को जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है बाय स्लेव मलिक कफूर। ठीक है, तो ये जितने भी तीनों लोग जा रहे हैं ये अल्टीमेटली यहाँ पे उसको कैप्चर कर रहे हैं, ये आप ध्यान रख लेना। अच्छा ठीक है, ये नुसरत खान जो है ये दोनों को ही, ये एक्चुअली ऐसे ना क्या कर रहे हैं ये टीम वाले, इनको मैं समझाता हूँ, आज इनकी क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो नुसरत खान ने जो है
इनकी जो रानी है, करण की रानी है जो, और यहीं पे जो है ये स्लेव है मलिक कफूर, यहाँ पे इन दोनों को ये गुजरात के अंदर ही इनको कैप्चर किया जाता है, वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। हाँ, 1301 में रणथंभौर का बैटल होता है। रणथंभौर में किसको भेज रहा है? युलुक खान को भेज रहा है, ठीक है, और नुसरत खान को भी। अब यहाँ पे जो है किंग बैठा होता है हमीर देव, और हमीर देव को भैया काफ़ी टॉर्चर वगैरह किया जाता है, साल भर के लिए कैद भी किया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है। और आफ्टर द डिफीट ऑफ हमीर देव तो यहाँ पे जौहर भी होती है, ऐसा भी बोला गया है। बट जो भी है यहाँ पे आपको समझना, ये पेपर में आया था एक बार पेपर में क्वेश्चन कि किसको हराया था, तो ये आ चुका है, हैशटैग इंपॉर्टेंट इसीलिए लगा दिया है। अब इसके बाद जो है बहुत फेमस बैटल है, ये है 1303 का चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का बैटल, ठीक है। अब ये वही बैटल है जो आपने मूवी के अंदर देखा है, यही है वो मूवी वाला बैटल जिसके अंदर जो है वो पद्मावती वाली कहानी है ना। तो ये राणा रतन सिंह है यहाँ पे, ठीक है। तो वो शाहिद कपूर वाला कैरेक्टर देखा होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो पद्मावती की जो खूबसूरती वगैरह है उसको देख के ये मोहित हो गया था, उसको अपने जनान खाने में रखना चाहता था, और बाद में जो है उसको हासिल नहीं कर पाया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने ऐसा अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो ये सब उस किताब का हवाला है। तो बट बहुत सारे इतिहासकार इसको गलत भी मानते हैं, बट वट एवर इज द रीज़न, अगर ठीक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्वेश्चन आएगा तो अपन मार्क कर देंगे, क्योंकि मूवी बन रखी है इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा, तो चित्तौड़ के ऊपर हमला हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी जौहर होती है, तो वो आपने मूवी के अंदर देखा ही है कि पद्मावती वाली मूवी में कि भाई जौहर में क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये एक काम कर रहा है, मैंने आपको इसके एक सन के बारे में बोला था, खिजर खान के बारे में। तो ये पूरा का पूरा एरिया जीतने के बाद यहाँ पे जो है खिजराबाद जो है एक नया शहर बना देता है, खिजराबाद, ठीक है। तो कोई पूछे पेपर में कि जब सिटी खिजराबाद है ये कहाँ पे जीतने के बाद बना रहा है, तो चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद बना रहा है, और यहाँ पे अपने सन जो है खिजरा खान के जो है हाथ सारा का सारा ये सौंप देता है। तो ये जो है इसका पूरा वो हो गया दोनों बैटल। 1305 में ये देखो, बादशाह बनने के बाद मैंने बोला था कि मालवा पे वापस से दोबारा से भी आक्रमण करता है, तो मालवा पे फिर से हमला करता है, और यहाँ पे जनरल अयान अल मुल्क जो है वो डिफीट करते हैं किसको? महाकाल देव और उसके मिनिस्टर गोगा को। तो ये अगर पेपर में पूछा जाए ये बता देना। फिर 1306 से 7 में फिर देवगिरी पे हमला कर रहा है मलिक कफूर, और यही जो हमला है किसके साथ हो रहा है? लड़ाई रामचंद्र देव यादव के साथ हो रही है, और अलाउद्दीन जो है उसको किल नहीं करता है, उल्टा दिल्ली में बुलाता है और उसको एक टाइटल देता है राय रैयाना का, राय रैयाना, किंग ऑफ किंग्स का, यानी कि नहीं मारना चाह रहा है, कंट्रोल में रखना चाह रहा है, बस ये आप समझ सकते हैं। तो अगर वो उसकी प्रभुत्ता को स्वीकार कर लेगा तो क्यों फालतू की चीज़ करनी है, तो मारता नहीं है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा है शंकर देव, वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं मैं खिलजियों के परचम के नीचे नहीं रहूंगा, तब जाके मलिक कफूर को भेजा जाता है, और मलिक कफूर जो उसके बेटे शंकर देव को जो है मार देता है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद 308 का जो है सिवाना वाला बैटल है। अब इसमें जो है अलाउद्दीन जनरल के तौर पे किसको भेज रहा है, ये पेपर में अगर पूछे तो मलिक कमल अल दीन को जो है ये यहाँ पे भेज रहा है, और यहाँ का राजा कौन है? शीतल देव है। तो अगर कोई पूछे कि किसको हराया था, तो इसने मलिक कमल दीन ने आके शीतल देव को हराया था। और यही जो है आप देखिए, ये भी ध्यान रखना कि किंग ऑफ जलोड़ कान्हा देव जो है इसने इसकी मदद की थी एक्चुअली में, ये देखना, इसने जो है शीतल देव की हेल्प के लिए यहाँ पे इसको भेजा था, अपनी सेना को भेज दिया था जलोड़ के राजा ने। अब इसी चक्कर में जो है जलोड़ भी यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे ये, क्योंकि ये जो है बंदा उसकी हेल्प कर रहा है, तो इसको भी क्रश करेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। पूरे कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है सिवाना का जो नाम है ये खैराबाद रख देते हैं, अगर कोई पूछ ले तो सिवाना का ही नाम खैराबाद रखा गया। 1308 में जो है वारंगल या फिर तेलंगाना को कैप्चर करता है। मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, काकातिया रूलर वहाँ पे प्रताप रुद्र बैठा हुआ है। ये पूरी कहानी अभी मैं समझा के आया हूँ। उसने अपनी सोने की मूर्ति ही भेज दी थी, और पहले ही उनकी प्रभुता को जो है स्वीकार कर लिया था कि मैं तो आप ही का बंदा हूँ, मेरे को तो छोड़ ही दीजिए। वो सारा हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। ये तो मैं वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ जो पेपर में आ सकती हैं। मैंने ये लिखित रूप में, कहानी तो मैं पूरी बता ही चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो ये लिखित रूप में वो सारी कहानी है। और कोहिनूर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यही जो है, यहीं से जो है अलाउद्दीन के पास जाता है, ठीक है। आगे वो गोल गोल घूमता रहता है कोहिनूर, और एंड में अंग्रेज़ों के पास जाता है। आज एलिजाबेथ उसको बांधती है, एलिजाबेथ है जो भी बेथ है, ठीक है। चलो 1310 में द्वार समुद्रा का जो है पूरा का पूरा, द्वार समुद्रा कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, शायद ये नहीं मैंने बताया था, वापस से मैप पे लेके चलता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। द्वार समुद्रा आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये रहा, ठीक है। तो दिल्ली से जो है सेना द्वार समुद्रा के लिए भेज देता है, ये रहा द्वार समुद्रा, यानी साउथ में ही एक तरह से आप समझिए कि है। और द्वार समुद्रा का बैटल जो है 1310 में हो रहा है। यहाँ पे होयसला का राजा जो है वो है वीर बल्लाल 3। अब ये वीर बल्लाल 3 जो है अग्री कर जाता है कि भैया मेरे को बख्श दो, मेरे को छोड़ दो, मैं कौन ही कुछ करता था थी, मैं हर साल तुम्हें ट्रिब्यूट दिया करूंगा, मोटा मोटा बात है ट्रिब्यूट देने का, कि टैक्स दूंगा,
ठीक है भाई। अब 1311 में आप देखिए कि साउथ के अंदर आप देखो कि अभी पांड्याज मौजूद है, और मदुरई किसकी कैपिटल थी? पांड्यों की कैपिटल थी। आपको याद आया? पांड्यों वाला मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और पांड्यों ने देखिए कि चोलास का आखिर में नाश किया। आप याद करिए वो समय को, है ना। 1100 के आसपास चोलाज हैं, उनका नाश कर रहे हैं, फिर खुद पांड्या वहां पे कैप्चर कर रहे हैं बहुत बड़े एरिया को। तो वहां देखिए कि जो है मलिक कफूर पांड्यों को भी हराने जा रहा है। वहां पे किसको? वीर पांड्या को हरा देता है ना। और वहां पे देखिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा था एक्चुअली में बिटवीन सुंदर पांड्या और वीर पांड्या। तो अल्टीमेटली सुंदर पांड्या की हेल्प से जो है वीर पांड्या को हरा दिया जाता है, ये आपने समझना है। और एक्चुअली में ये सुंदर पांड्या ही है जो उससे असिस्टेंस ले रहा है एक तरह से, है ना, हेल्प ले रहा है मलिक कफूर से, और ये तख्ता पलटना चाह रहा है। मुद्दे की बात यह है। तो सुंदर पांड्या की हेल्प से वीर पांड्या को हरा दिया जाता है। यहाँ पे अगर कोई पेपर में पूछे तो यही पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। और यहाँ पे अगेन जो है दिल्ली सल्तनत की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लेता है पांड्या साम्राज्य भी। क्यों कर लेता है? क्योंकि भैया वहां का ही एक दुष्ट व्यक्ति जो है ये काम कर रहा है, मदद कर रहा है बाहर वालों की, घर का भेदी लंका ढाए। तो वही वाली बात है, ये विभीषण मिल गया उनको तो उन्होंने कर दिया खेल। चलो फिर 1311 में